तैयारी आज हमारे साथ देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा, मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। थर्सडे का सेशन और मार्केट डेज हाई शानदार रैली बाजार में भी देखने को मिल रही है। निफ्टी देखिए आप 200 अंकों से ज़्यादा की बढ़ोतरी के साथ कर रहा है कारोबार 25,535 के लेवल पर। डे हाई के आसपास ही बैंक निफ्टी में शानदार रैली, ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छी खासी रैली, ब्रेथ आपको शानदार दिखेंगे। और रिजल्ट्स के बाद जैसे स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे हैं उससे पूरा सेक्टर बूम में। और सबसे बड़ा सवाल अब ऐसे लेवल्स पर ये कि अब मार्केट पर क्या अप्रोच होगी, क्या मार्केट में अब तेज़ी की शुरुआत हो चुकी है, दिवाली की शुरुआत हो चुकी है, सब करेंगे चर्चा। लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। चौतरफा खरीदारी के दम पर दिवाली से पहले बढ़ा बाजार में जोश। निफ्टी 200 पॉइंट से ज्यादा उछलकर 10 जुलाई के बाद पहली बार 25,500 के पार। बैंक निफ्टी 500 पॉइंट से ज्यादा दौड़ा। मिड कैप में भी रौनक। आज के बिग स्टॉक्स स्पॉटलाइट और ChatGPT में खरीदारी कायम। ऑपरेशनली अच्छे नंबर्स पर चला एक्सिस बैंक, करीब 2% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में हुआ शुमार। साथ ही Q2 रिजल्ट से चला एंजल वन। उधर ChatGPT शेयर, AU बैंक, बायोकॉन और बजाज फाइनेंस भी दिखा रहे हैं मजबूती। बाजार में चौतरफा खरीदारी का मूड। रियल्टी, FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल और ऑटो शेयर में 1.25 से 1.5% का उछाल। ऑटो में सोना, BLW और संवर्धन मदरसन वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल। दूसरी तिमाही में उम्मीद से बेहतर रही घरेलू वॉल्यूम्स। डबल डिजिट पर रहा मैगी का वॉल्यूम्स। रेवेन्यू में करीब 11% का बढ़ोतरी। रिजल्ट्स के बाद नेस्ले का शेयर करीब 3% ज़्यादा उछलकर में तेजी। नेस्ले के रिजल्ट्स के बाद दूसरे FMCG शेयरों में भी तेजी कायम। बाजार को अब इटर्नल, इन्फोसिस और विप्रो के नतीजों का इंतजार। रिजल्ट के बाद 5% भागा ओबरॉय रियल्टी। दूसरी तिमाही में कंपनी के मुनाफे में 29% का उछाल। वहीं Q2 के बाद HDFC लाइफ करीब 2.5% फिसला, निफ्टी का टॉप लूजर बना। उधर KEI करीब 7% टूटकर वायदा के सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर बना। शानदार रैली मार्केट में फिलहाल देखने को मिल रही है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुज सर दूसरी लोकेशन से, वीरेंद्र जी हर रोज़ की तरह। और जिस तरीके से मार्केट में रिकवरी और रैली देखने को मिल रही है सर, इन लेवल्स पर कैसा लग रहा है बाजार? 25,500 का स्तर हमने पार कर लिया, 25,544 तक का हाई बनाकर आए हैं हम। अब इन लेवल से कौन कौन से लेवल्स खुले हैं आपके नज़रिए में? निफ्टी, बैंक निफ्टी पे कौन से लेवल्स अब इम्पोर्टेंट, क्या करना चाहिए? ये तेज़ी 2 दिनों की तेज़ी इनफैक्ट अगर मैं कंबाइन करके पूछूं तो कितनी टिकाऊ लग रही है? वीरो गुड आफ्टरनून। देखिए, पहले तो दर्शकों से थोड़ा माफी चाहूंगा कि मैं आज लाइव नहीं जुड़ पा रहा हूँ शो में। एक मेरी फ्लाइट है उसकी वजह से। लेकिन देखिए, बाजार में ये एक दिवाली की पार्टी है। आई थिंक हम काफी समय से बुलिश रहे हैं बाजार पर। आपको याद होगा कल जब रामदेव अग्रवाल जी का इंटरव्यू मैं करके आया था, उसके बाद सुबह भी मैंने एक बात बोली थी कि बाजार में अब सभी दिग्गज जो हैं वो ये मान रहे हैं कि जो मार्केट का टेक्सचर है वो इतना स्ट्रांग है कि अब बाजार खराब खबरों पर गिरता नहीं है। पहली बात तो आज नंबर्स बहुत अच्छे रहे हैं। एक्सिस बैंक के नंबर्स ने सुबह सुबह बैंकिंग का मूड सुधारा। नेस्ले के नंबर्स आउटस्टैंडिंग है। और मेरा ये मानना है कि नेस्ले जैसा बड़ा स्टॉक यहाँ से री रेट होगा। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर इस स्विंग में नेस्ले 1400-1500 तक का लेवल आपको दिखा दे। तो यही बात कल रामदेव जी कर रहे थे कि जो GST कट का इम्पैक्ट है वो अभी तो दिखना शुरू होगा। और जो ब्रांडेड और अनब्रांडेड के बीच का फर्क है, जब वो खत्म होगा तो ब्रांडेड प्लेयर्स जिस लेवल की तेजी में आएंगे उसका एक अलग ही मामला होगा। खैर, उस पर मैं बात करूंगा कुछ देर में। चौतरफा तेजी है सभी सेक्टर्स में, हरे निशान में। और जैसा मैंने कहा, नेस्ले के नंबर्स के बाद देखिए, जब FMCG और बैंक चलते हैं ना, तो मार्केट के पास कोई रीजन नहीं होता ना चलने का। क्योंकि हमारा देश ऐसा है, हमारे देश में इकोनॉमी जो है वो लार्जली कंजम्पशन और इवेंचुअली कंजम्पशन को फाइनेंस करने वाले इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि बैंक्स और NBFCs, हमारी इकोनॉमी लार्जली उस पर डिपेंड करती है। ऑब्वियसली IT पे भी डिपेंड करती है, लेकिन मेनली कंजम्पशन और फाइनेंस। एक और चीज हुई श्रेया और वीरू, आज जो सुबह डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आई। अब देखिए, उस पर अगर आप देखें तो भारत की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो एक तरीके से मोर और लेस मार्केट अज्यूम कर रहा है कि अब हम काफी करीब हैं पार्ट वन ऑफ द US ट्रेड डील के। मेरे ख्याल से जो मैंने बात सुबह भी कही थी, एक दिन होगा शायद, अगले 2-3 दिन में ही ऐसा हो जाए या और एक थोड़ा-सा हफ्ता भर लग जाए, जब वो 25% जो हमारे ऊपर एडिशनल टैरिफ लगा हुआ है, उसको वापस ले लिया जाएगा। आई थिंक वो हो गया
अपने आप में निफ्टी के लिए वो 300-400 पॉइंट का मूव होगा और आई थिंक लॉन्ग रहने की जो स्ट्रेटजी उसने काम किया, बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ रहा है। निफ्टी पर मेरा ये मानना है कि 25,500 के ऊपर, ये शायद गलती से 24,500 लिख दिया हमने, 25,500 के ऊपर 25,800 तक का रास्ता खुलेगा और बहुत शानदार तेजी से मार्केट ऊपर बढ़ेगा। तो इसलिए लॉन्ग सौदों में अपने बने रहें। ये 25,500 है, इसको चेंज कर दीजिए और 25,500 के ऊपर मुझे लग रहा है 25,800 की तरफ हम तेजी से बढ़ेंगे। तो लॉन्ग सौदों में बने रहें और गिरावट में ऐड करें। और अब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए आज का लो 25,377। ये आज का लो जो है, अब ये आपका एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और टाइट स्टॉप लॉस है, लेकिन ये ब्रेकआउट है श्रेया वीरू। देखिए, कोई लेवल जो काफी समय से आपके लिए एक अड़चन का काम कर रहा था वो टूटा है। अब मार्केट यहाँ से रुकने वाला नहीं है। बैंक निफ्टी भी अब नए हाई की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि आपको लॉन्ग रहना है और हर गिरावट में ऐड करना है। बीच बीच में पॉजेस आएंगे, बीच बीच में गिरावटें आएंगी, लेकिन ये तो जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, बैंक निफ्टी शायद आज ही नया ऑल टाइम हाई लगाने के मूड में है। जिस तरीके से 200 पॉइंट बैंक निफ्टी के लिए कुछ नहीं होता। तो होपफुली, फिंगर्स क्रॉस, तैयारी करके रखिए ऑल टाइम हाई की। जी अनुज, मोर और लेस आपकी इस कमेंट्री में बैंक निफ्टी का उल्लेख भी आपने कर ही दिया, निफ्टी का भी, जिसमें 25,800 के दरवाजे अब खुले हैं। ये बात प्रूव हो गई एक बार फिर से कि हम कभी भी प्रीवियस हाइज को रीगेन विदाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ निफ्टी बैंक के नहीं कर सकते। अभी बैंक पे क्या भी लग रहा है, क्या बैंक निफ्टी प्रीवियस हाई को क्रॉस करके और कैपिटलाइज करे? जिस प्रकार के नंबर्स आप एक्सिस बैंक की बात कर रहे थे, कैपिटलाइज करे बैंक निफ्टी यहाँ से फर्दर, कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है इसकी? और जिस 26,200 को आपको रीगेन करना है, उसका सफ़र क्या एक बार फिर से बैंक निफ्टी की लीडरशिप में ही होगा? वो 100% वीरू। देखिए, 57,600 सिर्फ एक माइलस्टोन है, जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है। जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन तो बहुत ऊपर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस स्विंग में बैंक निफ्टी, हमने तो ऑल टाइम हाई की बात सितंबर के शुरू से करनी शुरू की थी, लेकिन इस स्विंग में मुझे लग रहा है कि ऑल टाइम हाई पे भी ना रुके हम। और अभी तो देखिए, सैटरडे को एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आने हैं। अगर वहां से अच्छी खबर आ गई तो और 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी में एफर्टलेसली ऐड हो सकते हैं। हमारे यहाँ बैंक निफ्टी की बखूबी देखिए, जब ये ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट होता है तो बहुत शानदार मूव्स देता है, और जब ये ट्रेडिंग में तंग करता है तो ईटीएफ में बहुत शानदार मौके देता है, जब अंडर परफॉर्म कर रहा होता है उसमें ऐड करने के लिए। तो ये मेरे ख्याल से अभी तो बैंक निफ्टी में स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिखाने शुरू करे हैं। एचडीएफसी बैंक ने, आईसीआईसीआई बैंक ने, एसबीआई ने फाइनली ब्रेकआउट दिखाया है वीरू। तो बिल्कुल इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि लीडरशिप आपको बैंक निफ्टी से ही मिलेगी। और एक चीज कहीं ना कहीं मुझे एक सेंस लग रही है कि जो पिछले हमने 1 साल से लगातार एफआई की रेलेटलेस सेलिंग देखी है, कहीं ना कहीं अब मुझे लग रहा है कि वो बैंकों में थमती हुई नजर आ रही है। जिसको भी जितने बैंक्स बेचने थे वो उन्होंने बेच दिए और यहाँ पूरे अब्जॉर्ब हो गए वो। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है, और एक हर कोई ये मान के चल रहा है कि बैंक्स जो है ना वो लीडरशिप पोजीशन में बने रहेंगे यहाँ से। बिल्कुल, बैंक लीडरशिप पोजीशन में बने रहेंगे और बस शिखर से कुछ अंक दूर ही है और शानदार रैली पूरे मार्केट में देखने को मिल रही है। लेकिन अनुज जी, आपने पिछली कमेंट्री में रिजल्ट का जिक्र भी किया और जिस तरीके से नेस्ले का आपने जिक्र किया, नेस्ले के रिजल्ट्स आए, स्ट्रीट ने देखिए किस तरीके से रिवॉर्ड किया, एक्सिस बैंक का भी आपने जिक्र किया, एंजल वन के हमने देखे। कैसे लग रहे हैं आपको अभी तक के रिजल्ट्स और ये किस ओर इशारा कर रहे हैं? देखिए श्रेया, एक चीज समझ लीजिए कि रिजल्ट सीजन जो है वो अब तक तो बीट ही रहा है। अब तक कोई एक ऐसा नंबर नहीं आया जिसने आपको एक ये कहा होगा अरे यार ये तो फिर अर्निंग सीजन खराब हो गया। अब तक जितने भी नंबर आए हैं उनमें ऑलराउंड बीट ही रही है। आज भी देखिए, एक्सिस बैंक के नंबर्स अच्छे रहे, एंजल के नंबर्स काफी शानदार थे। उससे पहले आप देखिए बाकी नंबर्स अच्छे थे। आज इन्फोसिस के नंबर्स आएंगे, उससे भी एक्सपेक्टेशन अच्छी रहेंगी। नेस्ले के नंबर्स मैं फिर कह रहा हूँ, और अभी तो नेस्ले के नंबर्स में मुझे लग रहा है कि अभी तो असली जीएसटी का जो इम्पैक्ट है वो आगे आने वाले कुछ क्वार्टर से आना शुरू होगा। आप देखिएगा कल सुबह यहाँ पर बड़े अपग्रेड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये अर्निंग्स अब तक तो एक पॉजिटिव सरप्राइज रहा है, लेकिन फिर भी मैं एक ही चीज कहूंगा कि इसको एक्स्ट्रापोलेट ना करें, क्योंकि पहले हफ्ते, पहले 10 दिन में नॉर्मली अच्छे नंबर्स ही आते हैं। तो अभी एक्स्ट्रापोलेट नहीं करेंगे, लेकिन अब तक तो बाजार के लिए अच्छी खबरें ही आएंगी। ओके, चलिए अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए और इंडिसेस पर, और यहाँ से अगर आप देखें आगे की धुन दिशा कैसी रहेगी, सब पे बातचीत करने के लिए। एंड हैव अ नाइस फ्लाइट और हैव अ वंडरफुल जर्नी अनुज। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। चलिए, तो अब अनुज निकल रहे हैं अपनी यात्रा पे और हम बात करते हैं निफ्टी की। 25,555, निफ्टी बैंक 57,446, यानी सिंपली एक, डायरेक्टर साहब वो जरा वो रख दीजिएगा डिफरेंशियल, यस इट्स 181 पॉइंट्स, 181 अंक मात्र दूर इस वक्त अपने
प्रीवियस हाई से। मैं कुछ स्टॉक्स रखता हूँ, उसके बाद चलेंगे शेयर के पास ट्रेंडिंग स्टॉक समझने के लिए। जरा प्लीज़ स्क्रीन पे लेके आइए एक बार आज वो स्टॉक जो कि आज सुबह शूट अप हुआ था और अभी भी डी हाई पे, दैट्स 3570 पे। मैं इस सेगमेंट में रखता हूँ वो स्टॉक्स जहाँ पे रिवॉर्ड अब अच्छा है। लुक एट M&M। सुबह हमने पिक किया था करीब करीब मेरे ख्याल से 35-39 की ट्रैजेक्टरी में। अभी अभी ये उसी 10:18 के स्विंग हाई को काटने की तैयारी करता हुआ। तो एक आपको निगाह रखनी है M&M पे। याद रखिएगा, जो चीज़ चल रही है उसकी वकालत करना बहुत आसान है, लेकिन जो चीज़ नहीं चली, जो चीज़ अब पार्टिसिपेट कर रही है, मैं कहता हूँ लुकिंग फॉर बेस्ट रिवॉर्ड्स, रिस्क रिवॉर्ड रेशो M&M। दूसरा स्टॉक आपकी स्क्रीन पे लेके आऊँगा। अभी बातचीत बहुत देर से हो रही है FMCG पे नेस्ले के नंबर्स। लुक एट ब्रिटानिया। ब्रिटानिया अपनी 12 सितंबर से चली आ रही फॉलिंग चैनल को बाइसेक्ट करता हुआ डी हाई पर और 20 डेमा के ऊपर और सारे एवरेजेस के ऊपर आके ट्रेड करता हुआ, और 6000 इसके लिए वाकई एक थ्रेशोल्ड के तौर पे काम करेगा। और एक रखूंगा दैट्स बैंकिंग में कोटक महिंद्रा बैंक। देखिए बहुत चल चुका है, लेकिन अब ये 2200 के कॉल राइटर्स के जोन को लांघ के उसको पार करके ट्रेड करता हुआ डे हाई पर। और देखिए थोड़ी सी टर्बुलेंस आएगी 22-20, 22-30, 22-40 के आसपास, बट ये वो जोन है जो कि आपका जुलाई के महीने का स्विंग हाई था जब ये कोलैप्स हुआ था। बट इट सीम्स इसका बिल्डअप देखते हुए 4% OI बिल्डअप 2200 पर पुट राइटिंग लग रहा है कि ये एक बार फिर से जुलाई स्विंग हाई को काटने की तैयारी करता हुआ। श्रेया के पास चलते हैं और श्रेया इट्स 25,570, यानी अब हम किसी भी घड़ी 25,600 को की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। बताइए ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम आज का। बिल्कुल शानदार रैली है मार्केट में। शुरुआत करेंगे तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ। किस किस स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त? और नेस्ले इंडिया देखिए रिजल्ट काफ़ी अच्छे लगे, स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया है। करीब करीब 3.25% ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिलेगी। टाइटन हमने सुबह स्पॉट किया था, लगातार इसमें अच्छी तेज़ी आज भी देखने को मिल रही है। और देखिए करीब करीब 2.5% अप आज के सेशन में। कोटक महिंद्रा बैंक अभी वीरेंद्र जी जिक्र कर रहे थे, 2.5% अप। बैंकिंग स्पेस में अच्छी रैली और एक्सिस बैंक रिजल्ट के बाद ये भी दौड़ गया 2.5%। इसके अलावा और कहाँ बाइंग है? ओबरॉय रियल्टी रिजल्ट के बाद यहाँ पर भी एक एक्शन देखने को मिल रहा है, 5% अप। सोना BLW प्रेसिजन 4.5% की तेज़ी यहाँ पर। इसके बाद आप देखें FMCG से वरुण बेवरेजेस 3.5% और BSE में भी 2.5% की बढ़ोतरी नजर आ रही है। लेकिन अच्छे मूड मॉल में कहाँ डेंट पड़ा है? HDFC लाइफ रिजल्ट भाई नहीं, SBI लाइफ रिजल्ट भाई नहीं। इसके लिए यहाँ पर इंश्योरेंस स्पेस में थोड़ा आप देखें तो यहाँ पे नरमी देखने को मिल रही है। 2.5% HDFC लाइफ टूटता हुआ नजर आएगा आपको। श्रीराम फाइनेंशियल लगभग 0.25% की तेज़ी यहाँ पर माफ़ कीजिएगा गिरावट देखने को मिल रही है। और इन्फी रिजल्ट से पहले थोड़ा सा नरम होता हुआ 0.5% के करीब करीब यहाँ पे गिरावट। KI इंडस्ट्रीज रिजल्ट अच्छे थे, लेकिन फिर भी आप देखिए 6% से ज़्यादा टूटा आज के सेशन में। आगे समझेंगे शो में कि आखिर क्या नहीं भाया KI इंडस्ट्रीज में जो इस तरीके से बिकवाली हावी होती हुई नजर आई। मैक्स फाइनेंशियल टूट गया 3.5%। डिलीवरी में आज मुनाफा वसूली 2.5% से ज़्यादा और चोला इन्वेस्ट में भी थोड़ा दबाव 2.5% के करीब करीब नजर आ रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ हैं JM फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, अमित सेठ, सोमिल मेहता, रुचित जैन और अरुण कुमार मंत्री जी से। 2:15 पर मंगल मालू बताएंगे आपको नेस्ले में तेजी क्यों है। 2:20 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे आज ओबरॉय रियल्टी और KI फोकस में क्यों है। साथ ही 2:25 पर तेजो पर टाटा कम्युनिकेशन का मैनेजमेंट जुड़ेगा। 2:35 पर ऑटो एंसिलरी में क्या चल रहा है बताएंगे यतिन मोता। 2:40 पर JSW स्टील के नतीजों का अनुमान लेकर आएंगे यतिन मोता। साथ ही डिक्सन टेक का प्रीव्यू लेकर आएंगे आशीष चतुर्वेदी। वही पॉलीकैब और हेवल्स का नतीजों का अनुमान लेकर आएंगी कंचन नौटियाल। 2:50 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे सिल्वर ETFs में गिरावट क्यों है। 2:55 पर मार्केट बिग वॉइस में मसा जोड़ेंगे कैपिटल माइंड के फाउंडर एंड CEO दीपक शेनॉय। 3:05 पर डीलिंग रूम चेक। 3:15 पर लेंगे BTST STBT कॉल्स। स्पिक करना शुरू करते हैं यहाँ से और निफ्टी डी हाई पर और दिन के सर्वोच्च स्तरों पर गजब का मोमेंटम याद रखिएगा। ट्रेड स्पिक करते हैं फटाफट। प्रकाश सर गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका ट्रेड सर इस वक्त का। गुड आफ्टरनून टू यू वीरू। स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर। ट्रेड करा है 255 पर, बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। मेरे ख्याल से आप ट्रेड करना चाहिए। 2600 का लक्ष्य होना चाहिए। अगर BTST होता है ना तो होने दो, लेकिन 2600 पॉसिबल है। स्टॉप भी 15 रुपए है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में है। HUL आज FMCG फोकस में नेस्ले के बाद देखिए पूरा ही काउंटर मोमेंटम में आया। 1.5% ही पूरा इंडेक्स अप और अच्छी रैली यहाँ पे देखने को मिल रही है। HUL गावस्कर की कॉल। सोमिल जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपने क्या पिक किया है?
गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मैंने पिक किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस ने अभी अभी एक छोटा सा कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ तोड़ा है। 220 और 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर अभी जस्ट कट हुआ है। कुछ समय से ये कंसोलिडेट कर रहा था। मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटेगा और ये एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म की रैली दिखा सकता है। एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म का बॉटम भी यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस होगा 1355 का। रिस्क रिवॉर्ड इज ग्रेट। टारगेट होगा 1500 का। ओके, 1500 का लक्ष्य रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे याद रखिएगा। ये एक बाय कॉल रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे है। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ होल्ड करते हैं, तो कृपया एक स्ट्रेट पे इस वकालत जो सौमिल ने की है इसके साथ एक निजी राय ज़रूर रखें किसी भी ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट कॉल पे ऑन रिलायंस। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो देखिए लीजिए जनाब, लखनऊ से मानस का ट्रांसमिशन, मानस के विजुअल्स फ्रीज हो गए। चलते हैं अमित जी के पास। अमित जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। गुड आफ्टरनून श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेंद्र जी, मैं एचडीएफसी बैंक के साथ जाऊंगा। एचडीएफसी बैंक रिसेंटली आउट परफॉर्म कर रहा है। पिछले 7-8 दिनों की अगर कैंडल्स देखे तो वहाँ एक कंसोलिडेशन साइडवेज चल रहा था ट्रेंड एमा के ऊपर, और आज एक स्टॉक डिसाइसिव मूव दे रहा है। प्रीवियस स्विंग हाई को भी ये क्रॉस कर रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे 1 से 2 दिनों में 1010 1020 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। तो बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 980 का। पहला टारगेट 1010, दूसरा 1020। ओके, 2020 तक के टारगेट एचडीएफसी बैंक में माफ कीजिएगा 1020 तक के टारगेट एचडीएफसी बैंक पर अमित जी देख रहे हैं। अरुण कुमार मंत्री जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपके पिक। गुड आफ्टरनून श्रेया जी। अगेन मुझे लग रहा है मोमेंटम मिड कैप्स में भी ज्यादा है, और लार्ज कैप में देखें तो हेल्थ केयर स्टॉक्स में भी अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। तो मैक्स हेल्थ के साथ जाना चाहूंगा। 1172 के आसपास बाय करें। 1158 का स्टॉप लॉस रहेगा। मुझे लग रहा है 1205 की तरफ ये स्टॉक बढ़ रहा है। लगभग 5 या 6 दिन के बाद 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहा है, तो मुझे लग रहा है इसको शॉर्ट टर्म के लिए बाय करके चल सकते। ओके, मैक्स हेल्थ केयर 1172 पे आपका बाय कॉल। आशीष चतुर्मोता जी के पास चलते हैं आज की फंडामेंटल कॉल के लिए। टेक्निकल कॉल्स पूरी हो चुकी हैं। आशीष जी, गुड आफ्टरनून। इस दौर का ये हमारा निफ्टी का स्विंग हाई है जुलाई के बाद का अब तक का अच्छा मोमेंटम है बाजार में। आशीष, आपकी टॉप कॉल क्या रहेगी इस वक्त की? बिल्कुल। तो वीरेंद्र, हम समझते हैं कि ये जो रैली बाजार के अंदर में देखने को मिल रही है, और डिसाइसिवली ये कहीं ना कहीं बैंकिंग और फाइनेंशियल्स इसके अंदर में लीड लेते हुए जाएंगे, और आउट परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीएफएसआई स्पेस का काफी अच्छा देखने को नजर आएगा। वैल्यूएशन के फ्रंट पे भी आप देखेंगे तो प्राइवेट जो फाइनेंशियल्स है, बैंक्स है, वो काफी कंफर्टेबल पोजिशन पे है। मोस्ट ऑफ द लार्ज कैप प्राइवेट बैंक इस समय पे 2 टाइम प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहे हैं। लोन ग्रोथ मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। स्लिपेज रेशियोज हम देख रहे हैं बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पे। एक्सिस बैंक के भी नंबर्स आए, काफी अच्छा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि जो फोकस होना चाहिए बीएफएसआई से होना चाहिए, और वहां पे हम लार्ज कैप प्राइवेट बैंक में जाना चाहेंगे आईसीआईसीआई बैंक के साथ, जहां पर पे एक अच्छी गिरावट हमें देखने को नजर आई थी। स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, और मेरा ये मानना है कि अब 1350 पे बहुत बढ़िया बेस स्टॉक का बन चुका है। 1600 रुपए तक की पोटेंशियल अपसाइड मुझे लगता है आईसीआईसीआई बैंक में देखने को नजर आ सकती है, और पीएसयू बैंक में मुझे लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत अच्छी लीड दिखा सकता है। यहां पे मैं समझता हूं कि 4 डिजिट में स्टॉक एंटर होगा, और 1050 तक के पोटेंशियल टारगेट्स एसबीआई में देखने को नजर आएंगे। डाउन साइड में मैं समझता हूं 860 पे अब टेक्निकली बहुत अच्छा सपोर्ट यहां भी बन चुका है। तो दोनों ही लार्ज कैप स्टॉक हमें लगता है कि इस समय एक अच्छी तेजी के लिए, पॉजिटिव अपमूव के लिए तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से आईसीआईसीआई बैंक और पीएसयू से एसबीआई पसंद आ रहा है आशीष चतुर्मोता जी को। मानस जी जुड़े क्या हमारे साथ? मानस जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका पिक। गुड आफ्टरनून श्रेया जी। तो देखिए, ब्रिटानिया पे खरीदारी करने की राय रहेगी। ब्रिटानिया ने एक ही दिन में 10-22 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। काफी अच्छे वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। आई थिंक ब्रिटानिया में करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। 5909 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 6150, 6150 के टारगेट आपको सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 6000 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 85 रुपीज पे ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें 54 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, 54 रुपए का, और 150 रुपए की टारगेट सेट करनी है। तो एफएमसीजी पैक से 2 कॉल्स आए हैं। एक बार रिकैप सभी का, ताकि आप टारगेट और स्टॉप लॉस जॉट डाउन कर लीजिए। गाबासनी एचयूएल एफएमसीजी पैक से चुना है, खरीदारी की राय उनकी तरफ से, और 2600 तक के टारगेट वो देख रहे हैं। 2540 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। सोमिल जी ने रिलायंस पर दाव लगाया,
वो कह रहे हैं रिलायंस अच्छा लग रहा है उनको, 1500 तक के टारगेट, 1355 का स्टॉप लॉस। हमारी तरफ से एक डिस्क्लेमर, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी खरीद फरोख्त करना हो तो अपने पर्सनल एडवाइजर के सलाह के साथ ही ऐसा करें। इसके बाद मानस जी, ब्रिटानिया उनको पसंद आ रहा है, वहाँ पे खरीदारी की राय, FMCG पैक का दूसरा काउंटर। और वीरेंद्र जी भी चर्चा कर रहे थे 6100 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, 5909 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अमित जी ने HDFC बैंक चुना है, अच्छा लग रहा है चार्ट्स पर, और 1020 तक के टारगेट देख सकते हैं, 980 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। अरुण कुमार मंत्री जी ने मैक्स हेल्थ केयर चुना है, और शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में सुबह से ही देखने को मिल रही है। 1205 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है, 1158 का आप रखें स्टॉप लॉस। और आशीष चतुर्मोता जी ने 2 काउंटर्स अच्छे लग रहे हैं उनको, तो ICICI बैंक प्राइवेट स्पेस से चुना है, साथ ही PSU से SBI उनको पसंद आ रहा है। तो ये 2 पर्टिकुलर काउंटर्स और टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर फिलहाल इस वक्त कॉल्स हो गए पूरे, और कुछ और काउंटर्स जहां पर अच्छी खासी मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। और शुरुआत में हमने जिक्र किया था, एक बार सोना कॉम्स लेकर आई, 4.5% की तेजी के साथ वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार है, और पिछले कुछ सत्रों से ऑटो एंसिलरी स्पेस में अच्छी तेजी थी। मानस जी, आपसे ये प्रश्न है, सोना BLDC प्रिसीजन, जिस तरीके से आज रैली है इस पर्टिकुलर काउंटर में 472 के लेवल पर, क्या चेज किया जाए या फिर अभी थोड़ा वेट करें? देखिए, मेरा तो समझना है कि अभी भी चेस करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के पैटर्न बने हैं और जिस तरह स्टॉक ने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, उसको देख के लग रहा है कि 200 डे मूविंग एवरेज भी स्टॉक टेस्ट कर सकता है, जो कि 495 के आसपास है। तो अगर एक ट्रेड लेना हो तो अभी भी आप एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड ले सकते हैं। 460 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 495 तक के टारगेट्स पॉसिबल है पोजिशनली। ओके, चलिए जरा एक बार आप लेके आइए जनाब, अब इस कॉल के बाद जरा निफ्टी FMCG, और इसमें कोई दौरा नहीं है कि निफ्टी FMCG की ये चाल 55,640 हालांकि अभी डिसाइसिव नहीं है, बट ये पुल बैक इटसेल्फ एक नंबर ने स्पॉन्सर किया है, और वो है नेस्ले के नंबर्स। अब नेस्ले के नंबर्स को हम समझते हैं। देखिए, नेस्ले के नंबर्स एक बड़े पैरामीटर्स के तौर पे होते हैं इस इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो नेस्ले हो चाहे वो HUL हो। इन नंबर्स में बारीकियां क्या हैं, की कंपोनेंट्स, फैक्टर्स एंड फैक्टर्स टू वॉच। मंगलम से समझते हैं, मंगलम नंबर्स अच्छे, स्टॉक डी हाई पर है, 4% ऊपर, बट वो बताइए जो रीडिंग है नंबर्स के बीच की, जिनके चलते ये नंबर्स बहुत अच्छे माने जा रहे हैं, जिससे इस स्पेस के लिए थोड़ी सी जो वाइब्रेशन है वो बाजार अच्छी फील कर रहा है। बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं नेस्ले के दूसरी तिमाही के नंबर्स, जहां स्ट्रीट कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था, 3-3.5% का रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा था, वहां कंपनी ने 10.5% रेवेन्यू ग्रोथ दिया है, और ये एंटायरली डोमेस्टिक बिजनेस से आया है। रिमेंबर, नेस्ले के जो 90-95% रेवेन्यू है वो डोमेस्टिक बिजनेस से आता है, वहाँ पे 10.5 करीब 11% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखा है, और हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ। स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस 1 से 2% के आसपास थी। तो ये FMCG का जो पहला रिजल्ट है काफ़ी तेज़ है, और नेस्ले के लिए भी मनीष तिवारी के अंडर ये पहला नतीजा है, और ये बहुत अच्छा है। फिर आप एबिटा को देखें तो 1250 करोड़ के आसपास की कंपनी की एबिटा है। हम जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे वो करीब 1250 करोड़ के आसपास था। मार्जिन्स 22%, लार्जली इन लाइन, और नेट प्रॉफिट भी 750 करोड़, स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस 700 से 710 करोड़ के आसपास थी। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि कंपनी ने अपने आगे के आउटलुक को दिया है, स्ट्रैटेजी को बयान किया है मनीष तिवारी ने। वो कहते हैं कि पेनिट्रेशन लेड वॉल्यूम स्ट्रैटेजी उनकी रहेगी, वो ग्रोथ में इन्वेस्ट करेंगे, एक्सेलरेट करेंगे ब्रांड स्पेंड्स को, और एक्सेलरेट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को, और उनका जो मोटो है आगे जाके ये रहेगा, फास्ट, फोकस्ड और फ्लेक्सिबल। अगर नेस्ले ये सारी चीज़ें कर पाया तो जो स्ट्रीट के वैल्यूएशंस में जो प्रीमियम है नेस्ले का वो जस्टिफाई रहेगा। इस वजह से स्टॉक आज ऊपर है। नतीजों के पहले भी स्टॉक 3-4% ऊपर था, बट फिर भी 5-10% अपने 52 वीक हाई से दूर है। तो इन नतीजों पर मुझे ऐसा लगता है कि ब्रोकरेजेस भी अपग्रेड करेंगे स्टॉक को। हमारे पास फर्स्ट कट आए हैं CLSA, मॉर्गन स्टैनली, एडलवाइस के, वो काफ़ी उत्सुक है इस आगे की जर्नी को देखने के लिए नेस्ले की, तो इसलिए स्टॉक आज अच्छा कर रहा है। बहुत तगड़े नतीजे अच्छा कर रहा है, बिल्कुल। और सही कहा मंगलम, शुक्रिया पहले तो जानकारी के लिए। और रिजल्ट से पहले भी ये काउंटर दौड़ रहा था, रिजल्ट के बाद तो और अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। कंपनी की 4 में से 2 प्रोडक्ट के आप देखें तो डबल डिजिट ग्रोथ आई है, शानदार यहाँ पर नंबर्स देखने को मिले हैं। आशीष चतुर्मोता जी, FMCG पैक से नेस्ले के नंबर्स देखें, और
जैसा मेंशन भी कर रहे थे, पिछले कुछ सत्रों से भनक थी बाजार को, तभी नेस्ले एकदम से भागे जा रहा था। आज देखिए इसके मद्देनजर वरुण बेवरेजेस भी दौड़ गया, साथ ही एचयूएल का जिक्र कर रहे थे। ब्रिटानिया देखिए 2.5% अप है। तो एफएमसीजी पैक ने जिस तरीके से अंडर परफॉर्म किया है, अब क्या लग रहा है दिवाली के बाद और रिजल्ट देखकर कि अब इसके दिन वापस आएंगे, यहाँ से हालात सुधरेंगे एफएमसीजी पैक के? तो देखिए श्रेया, ये जो नंबर है बहुत ही मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट नंबर्स थे, क्योंकि ऑलमोस्ट 8 क्वार्टर के बाद हमने देखा है कि नेस्ले ने जो है वो डबल डिजिट सेल्स दिखाई है, और साथ ही साथ वॉल्यूम के टर्म्स में भी हमने देखा है कि हाई सिंगल डिजिट में ये नंबर्स आए हैं। तो ये बहुत ही इनकरेजिंग है, खासतौर पर अर्बन जो इकोनॉमी है वहां पर पे एक पिकअप हमें देखने को नजर आ रहा है, जो कि क्लियरली जीएसटी का बेनिफिशियरी है, जो कि कहीं ना कहीं जो रिसेंट में हमने टैक्स कट देखे उसका भी बेनिफिशियरी है। जिनके नंबर्स का हम वेट कर रहे थे वो मेरे हिसाब से डिसाइसिवली अब 8 क्वार्टर के बाद पहली बार नंबर देखने को नजर आ रहा है, और ये क्लियरली अब रिजल्ट में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है और जिस प्राइस एक्शन में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि मार्केट इसको बहुत पॉजिटिवली लेगा, क्योंकि आप देखेंगे एफएमसीजी ने करीब करीब 2 साल मोटा मोटी एक अंडर परफॉर्मेंस किया ब्रॉडर मार्केट्स के अगेंस्ट में। तो जब इतने बड़े अंडर परफॉर्मेंस के बाद रैली शुरू होगी तो ये रैली मुझे लगता है कंटिन्यू रहेगी और लीड करेगा इसमें स्टॉक्स। हिंदुस्तान नेस्ले जैसा स्टॉक लीड बहुत स्ट्रांगली करना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक फ्रंट पे काफी अच्छा रहा। और हमें लगता है कि थोड़ा सा आप देखेंगे वीबीएल वरुण बेवरेजेस जैसे स्टॉक में भी अब कहीं ना कहीं इन चीजों का पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को नजर आएगा। तो सेकंड हमारी प्रेफर्ड बेट रहेगी वीबीएल फॉर प्लेइंग दिस कंजम्पशन थीम और एफएमसीजी थीम को प्ले करने के हिसाब से। जी हाँ, 1270 रुपये का प्राइस है नेस्ले का स्क्रीन पे। और मैं बताऊँ, मैं इनफैक्ट जब श्रेया ये प्रश्न पूछ रही थी उस वक्त चार्ट स्कैनिंग कर रहा था पूरे एफएमसीजी स्पेस की, और एफएमसीजी स्पेस में अब मैरिको एंड आई थिंक नेस्ले ये 2 बेस्ट मूवर्स हैं और आई थिंक परफॉर्मर्स हैं। बाकी अगर इस स्पेस में आप लिकर को हटा दें तो कोर जो एफएमसीजी कंपनियां हैं उनमें सबसे बेस्ट प्राइस परफॉर्मेंस और जोन्स में खड़े हुए हैं नेस्ले और एक मैरिको। खैर, निफ्टी बैंक अब 57,500 की दहलीज पर बिल्कुल जा चुका है। कोटक, आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक जिसे कहते हैं ना, एक अंग्रेजी में टर्म होती है, फायरिंग ऑल सिलेंडर्स। शानदार मूव यहाँ पे। लेकिन एक और चीज़ रखते हैं आपकी स्क्रीन पे, एक बार दिखाइए ओबराय रियल्टी आज का टॉप गेनर और केआई इंडस्ट्रीज टॉप लूजर। वायदा के टॉप गेनर्स और लूजर्स की श्रेणी में दोनों स्टॉक्स ऊपर खड़े हैं। एक गेनर है रियल स्टेट स्पेस का, और दूसरा जब आप रियल स्टेट का जिक्र करते हैं, रियल स्टेट इंसिलरी, उसमें आता है केआई इंडस्ट्रीज, केबल्स और वायर सेगमेंट। आखिर ये क्यों है क्रॉस कॉम्बिनेशन आज? क्या है ओबराय रियल्टी की स्ट्रेंथ का कारण? क्या है केआई इंडस्ट्रीज के कोलैप्स का कारण? आशीष से समझते हैं। आशीष बताइए। देखिए, नतीजों के बाद एक्सट्रीम रिएक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो केआई इंडस्ट्रीज, और शुरुआत से अगर आप देखें तो यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। अभी भी 5-6% की गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल सिर्फ ऊपर से नंबर्स अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि अनुमान के मुताबिक नतीजे, कुछ खास असर यहाँ पर देखने को नहीं मिला। लेकिन खास बात अगर आप देखें तो इनके 2 सेगमेंट हैं, एक तो स्टेनलेस स्टील वाला सेगमेंट है और एक ईपीसी सेगमेंट पे। दोनों में अगर आप देखें तो म्यूटेड ग्रोथ आपको पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनके जो की प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर थोड़ा सा डिले भी देखने को मिला। एक गुजरात में इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इसका फेज़ 1 जो कि अगर आप देखें तो सितंबर में शुरू हो जाना चाहिए था, अब वो नवंबर तक टाल दिया गया। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक और जो फर्स्ट हाफ FY27 में कंप्लीट होगा, जो कि चौथी तिमाही बाय FY27 तक देखने को मिला। तो डिले के चलते भी अगर आप देखें तो थोड़ा सा इम्पैक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिला है। लेकिन खास बात यह कि सिर्फ केबल्स एंड वायर ये सेगमेंट ऐसा है जहां पर पिछले साल के मुकाबले आपको ग्रोथ देखने को मिली है 22% की। लेकिन बाकी जैसे कि मैंने बताया कि ईपीसी बिजनेस ये 23% यहाँ पर घटी है। साथ में जो स्टेनलेस स्टील वायर है इसमें भी आप देखें तो 11% की गिरावट पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली। स्टॉक अभी भी काफ़ी ज़्यादा चल चुका है, वैल्यूएशन के लिहाज से महंगा है। 41 टाइम्स FY27 EPS पर चल रहा है और इसी के चलते अगर आप देखें तो स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। अब बात करते हैं ओबराय रियल्टी की, जहां पर नतीजों के बाद एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। और ओबराय रियल्टी में अगर आप सिर्फ प्री सेल्स का आंकड़ा देखें तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेड लाइंस पर तकरीबन 11% की गिरावट यहाँ पर आपको पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली। लेकिन बाकी के सारे सेगमेंट जो है वहाँ पर प्रदर्शन बढ़िया देखने को मिला है। अब आप समझिए कि जो बुकिंग्स हैं इसमें 18% की ग्रोथ आपको पिछले साल के मुकाबले देखने को मिली। जो इनका ऑफिस सेगमेंट है यहाँ पर ग्रोथ और ऑक्यूपेंसी दोनों बहुत बढ़िया है। ग्रोथ रही है तकरीबन 29% की, ऑक्यूपेंसी बढ़िया है। और ओबरॉय मॉल जो इनका मॉल बिजनेस है यहाँ पर देखें तो रेवेन्यू 7% से बढ़ी है। और जो इनका स्काई सिटी मॉल बोरीवली में मुंबई के इलाके में जो खुला हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी 53% से ज़्यादा की ऑक्यूपेंसी देखने को मिली है। साथ में अगर आप देखें तो इनका जो हॉस्पिटैलिटी यानी वेस्टर्न होटल जो है इसमें भी जो एवरेज रूम रेट्स हैं
इसमें पिछले साल के मुकाबले 9% की बढ़त देखने को मिली, 13,735 रुपये ये यहाँ पर आंकड़ा आपको देखने को मिला। और फिलहाल वैल्यूएशन के लिहाज से भी देखें तो ब्रोकरेजेस को कंफर्ट है, क्योंकि FY27 EPS के हिसाब से ये स्टॉक चल रहा है सिर्फ 16 टाइम्स पर। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो KEA इंडस्ट्रीज कमजोर प्रदर्शन के चलते गिरावट, वहीं ओबरॉय रियल्टी सस्ते वैल्यूएशन, स्टॉक करेक्टेड है और सभी सेगमेंट्स में अच्छे प्रदर्शन के चलते स्टॉक में तेजी देखने को मिली। शुक्रिया आशीष इन पूरे नंबर्स को एनालाइज करने के लिए और फैक्ट्स एंड फिगर्स को यहाँ बताने के लिए। स्क्रीन पे KEA इंडस्ट्रीज आज बैकफुट पे कंप्लीटली, ओबरॉय रियल्टी आज का टॉप गेनर। मीनवाइल निफ्टी को लेके आइए, इट्स 25581, यानी हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं 600 को, और बीते लगभग 27 मिनटों में परफॉर्म किया है लार्ज कैप्स ने। स्वामिल की एक कॉल थी, देखिए विद स्टेटेड डिस्क्लेमर्स, चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट इंडेक्स हमेशा किसी न किसी स्टॉक को पकड़ के चलता है, और अभी की बीते 20 मिनटों की भूमिका निभाई है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। 2 बजकर लगभग आप समझिए 2 मिनट पे कॉल गई थी 1385 पे, 92। अब हो क्या रहा है कि 1400 का कॉल राइटर बैकफुट पे है। 2 स्टॉक्स ने कमांडिंग पोजीशन में आके काम किया है। एक प्रकाश सर का HDFC बैंक है डे हाई, और मैं HDFC बैंक को देख रहा था, यस अब यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही हैं, एक का 1400 का कॉल राइटर बैकफुट पे और एक का 1000 का कॉल राइटर बैकफुट पे। सोमिल कोई कॉल पकड़ना चाहेंगे आप रिलायंस इंडस्ट्रीज की? रिलायंस इंडस्ट्रीज का कॉल मैंने एक्चुअली लिख के रखा था, फिर बाद में मैंने चेंज किया बिकॉज मुझे मोमेंटम पकड़ना था। लेट मी गेट बैक टू यू। दोस्त काम करते हैं, ठीक है टेक योर टाइम सोमिल, बट मोमेंटम बहुत शार्प है जनाब। और एक ब्रेक लेते हैं, काम करते हैं, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कुछ और ट्रेड्स पे, और फिर अपने जो ट्रेड्स हैं उनका क्रम भी शुरू करेंगे, कैश कॉल्स, धमाकेदार ऑप्शंस और 4 का चौका। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और देखिए मार्केट में शानदार रैली है, तो ऐसे में कहाँ कमाई हो सकती है, इस पर चर्चा करते हैं और टॉप कैश कॉल लेते हैं। टॉप कैश कॉल के लिए हमारे साथ हैं प्रकाश गावर सर, अमित सेठ जी और सोमिल मेहता जी। गावर सर, आपसे शुरुआत, टॉप कैश कॉल के लिए कौन सा स्टॉक? बिल्कुल श्रेया, स्टॉक का नाम है आरती फार्मा। आरती फार्मा ट्रेड कर रहा है 852 के आसपास। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए करीब 845, करीब 7 रुपए का। मेरे हिसाब से अराउंड 875 का टारगेट हो सकता है। स्पिल ओवर ट्रेड विथ बाय एंड होल्ड स्टॉक जा सकता है ऊपर आरती फार्मा। वैसे आप आरती ड्रग्स भी ले लेते तो कोई दिक्कत नहीं सर, दोनों ही आरतियाँ चल रही हैं इस वक्त। 852.20 पे आपका आरती फार्मा डे हाई पे ट्रेड कर रहा है, रिवर्सल ट्रेड है। और पहले मैं आपका आरती बोलते साथ आरती ड्रग्स पे गया। खैर, अच्छा मूव डे हाई पे आके ट्रेड करता हुआ आपका आरती फार्मा। अमित जी आके पिक कर रहे हैं? वीरेन जी, मॉर्निंग में स्विगी दिया था अराउंड 444 के लेवल्स पे, ऑलमोस्ट 460 टच करके आया है, ऑलमोस्ट नियर द टारगेट था। मुझे अभी भी इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है, तो इसी को कंटिन्यूएशन करेंगे। 448 का स्टॉप लॉस रहेगा, ट्रेल कर लेंगे, और टारगेट्स हमारे 475 रुपए तक के रहेंगे। स्विगी इटर्नल्स के नंबर आने हैं, और स्विगी और इटर्नल में शानदार रैली, तो ये अमित जी की पिक हुई। स्विगी कैश कॉल के लिए चुन रहे हैं ये। सोमिल जी, आपका पिक क्या होगा? मेरा पिक होगा KPIL पर। KPIL में भी एक कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है, आज 20 और 40 डेली में मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया है। ये मुझे लगता है कि इवन इन द मीडियम टर्म आउटलुक में एक अच्छी रैली दिखा सकता है। स्टॉप लॉस रखेंगे 1245 पर और टारगेट होगा 1350। ओके, स्विगी आपका एक बाय कॉल हो गया। उसके बाद आरती फार्मा, और प्लीज़ एक बार स्क्रीन पे लिखे आइए अमित की ट्रेड। मैं असल में फोकस कर रहा था निफ्टी पे, क्योंकि निफ्टी ने अब 25,600 को लीजिए जनाब हिट कर दिया है। निफ्टी एट डे हाई इट्स 25602, और वो यकीन मानिए वो मैं ब्रेक से पहले जानबूझ के प्रश्न पूछ रहा था सोमिल से, क्योंकि ये पूरी स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर किया है बीते 10 मिनट की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सिंगल हैंडेडली, और HDFC बैंक ने। सोमिल, अब बताइए, अगर कोई ट्रेड आपके पास हो तो वो बताइएगा, फिर मैं चलता हूँ प्रकाश सर के पास, क्योंकि प्रकाश सर ने एक व्यू दिया था कि भाई 1000 अब की बार 1000 के पार, क्या 1000 की कॉल पे काम करना चाहिए? पहले रिलायंस पे आपकी 1400 की कॉल पे टेक। रिलायंस पे जो कॉल लेना है वो 1390 के स्ट्राइक प्राइस का लेना है, इसी महीने के एक्सपायरी डेट का, और बाय कॉल होगा। इस समय वो चल रहा है 2450 के आसपास। स्टॉप लॉस 1750 पे रख सकते हैं, छोटा स्टॉप लॉस है। मुझे लगता है कि इसी एक्सपायरी में कम से कम
30 to 40 रुपीज ये बढ़ जाएगा, तो इस पे अंदर जो टारगेट रखेंगे ऑप्शंस का वो 40 का रख सकते हैं। ओके, रिलायंस पर बात हुई है तो डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है। रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी खरीद फरोख्त आपको करनी हो तो अपने पर्सनल एडवाइजर के सलाह के साथ ही ऐसा करें। और एकदम लग रहा है बाजार में दिवाली का जश्न शुरू हो गया। निफ्टी आप देखें 600 के स्तर को एकदम छू लिया इसने, 25,618 पे कर रहे हैं हम कारोबार डेज हाई पर। और शिखर से बैंक निफ्टी के करीब हम करीब 109 अंक दूर हैं बैंक निफ्टी के शिखर से। तो वहाँ भी लग रहा है कि जिस तरीके से रैली देखने को मिल रही है, आज नहीं तो कल में बैंक निफ्टी के नए शिखर पर भी हम पहुँच जाएंगे। और शानदार रैली, एक बार फिर से एफएमसीजी पैक रखिए स्क्रीन पे, 2% अप ये पूरा पैक आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। शानदार, पर्टिकुलरली एफएमसीजी काफ़ी दिनों बाद चल रहा है, जो हम जिक्र कर रहे थे। HUL डेज हाई पर, नेस्ले तो 5.5% के करीब चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वरुण बेवरेजेस देखिए 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी इस पर्टिकुलर काउंटर में। मानस जी, वरुण बेवरेजेस सुबह सुझाया था आपने, मुझे याद है, और क्या टारगेट थे और अब 461 के लेवल पर क्या है व्यू इंटैक्ट है आपका? और जो फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं, क्या वो अभी थोड़ा रुक जाए या फिर इन लेवल्स पर भी लेने का सोच सकते हैं? तो देखिए वीबीएल का आई थिंक 470 के आसपास के वीबीएल के टारगेट मेंशन किए थे। नहीं, ऑप्शन में रिकमेंडेशन था 450 वाला कॉल ऑप्शन, 15 रुपए के टारगेट थे। और वो आई थिंक वो टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन स्ट्रेंथ तो अभी भी है, क्योंकि जिस तरह के पैटर्न्स बने हैं इस रिवर्सल को आप इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट टारगेट होगा वो 100 मूविंग एवरेज होगा, जो कि 480 रुपए है। करंट लेवल से भी 20 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी भी खरीदारी की जा सकती है, एक पोजिशन ट्रेड ले सकते हैं 450 रुपए के स्टॉप लॉस से 480 रुपए के टारगेट के लिए। 480 रुपए की टारगेट एक्सपेक्टेड है वरुण बेवरेजेस, तो यहाँ पर भी खरीदारी कर सकते हैं। और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लग रहा है काउंटर। और एफएमसीजी पैक में शानदार रैली, 2% की तेजी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट सीजन की बात ही हो रही, तो देखिए पहले तिमाही में टाटा कम्युनिकेशन के रेवेन्यू में 2% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली, लेकिन 4% मुनाफा घटा भी है। वही मार्जिन फ्लैट रहा। तो इस बार के नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के CFO कबीर अहमद शाकिर जी। कबीर जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और इस तिमाही में खासकर मार्जिन में कैसा सुधार रहा और क्या इसके कारण रहे पीछे के, और दूसरी छमाही में मार्जिन कैसे देख रहे हैं आप, मार्जिन का आउटलुक क्या होगा? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे आपके शो में आमंत्रित करने के लिए। पहले सारे दर्शकों का एडवांस शुभ दिवाली मेरी तरफ से। हमारा क्वार्टरली परफॉर्मेंस इस बार अच्छा रहा। जो आपका सवाल मार्जिन पे है, तो मैं सीधा मार्जिन पे ही डायरेक्टली आंसर करूंगा। हमने हमारे इन्वेस्टर डे में बताया था कि फोकस अभी हमारा प्रॉफिटेबल ग्रोथ पे रहेगा, और मार्जिन इम्प्रूवमेंट बिल्कुल उसके बीच में बैठता है। तो हमारा मार्जिन इम्प्रूवमेंट प्लान फॉर द ईयर एकदम सॉलिड रहा है। अभी अगर आप देखेंगे एबिटा मार्जिन 140 बेसिस पॉइंट्स सीक्वेंशियली से इम्प्रूव हुआ है। इससे हम खुश हैं। बहुत सारे ड्राइवर्स हैं इस पे। थोड़ा वॉल्यूम लिंक्ड है, थोड़ा मिक्स लिंक है, थोड़ा राइट साइज्ड ऑपरेटिंग मॉडल लिंक्ड है। हर तरीका के ड्राइवर्स हर अलग एक बिजनेस में डिफरेंट टाइमलाइन पे वर्क कर रहे हैं। और ये हमारा फोकस रहेगा कि हम ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करके इस पूरे ईयर में मार्जिन इम्प्रूवमेंट हम डिलीवर कर सकें। ओके, तो ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हैं आप। वैसे एक और सवाल मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे, TCS के डेटा सेंटर लगाने के ऐलान से टाटा कम्युनिकेशन को कितना फायदा हो सकता है, इस पर कुछ और बता सकते हैं आप? कि मैं थोड़ा जूम आउट करके पहले बात करता हूँ इसके बारे में। तो ये TCS के अनाउंसमेंट के पहले भी हम एकदम साफ मार्केट को बता रहे थे कि डेटा का बूम तो होता ही रहता है। आप अपना फोन उठा के आपके व्हाट्सएप में आप चेक कर लीजिए कि कितना हम डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। शायद उतना हम चावल नहीं खाते जितना हम डेटा आज कंज्यूम कर रहे हैं। और ये डेटा कंजम्पशन और बढ़ता जाएगा जब AI हर एक कॉर्पोरेट यूज करने लगेगा मॉडल को ट्रेन करने के लिए, और ज्यादा डेटा लगेगा। ये अगर आपको मैक्रो सिनारियो है। इंडिया में DC to DC कनेक्टिविटी, डेटा सेंटर टू डेटा सेंटर कनेक्टिविटी में हमारा 40% शेयर है। हम लीडर्स रहे हैं। तो ये TCS हो या हमारा खुद का पार्टनरशिप और इक्विटी जो STT में है, या
कोई भी डेटा सेंटर प्लेयर हो, हम हर जगह ऑपरेट करते हैं और प्ले करते हैं। हमारा कस्टमर जो भी हो, उनको जो भी डेटा सेंटर से डेटा सेंटर कनेक्ट करना है, मल्टी क्लाउड कनेक्टिविटी चाहिए, हर एक ऑफरिंग हमारे पास है। टीसीएस के साथ हमारा स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन हमेशा रहा है, और अब अगर एक डेटा सेंटर ऑफरिंग वो कर रहे हैं तो यही कोई लॉजिकल है कि हम उनके साथ काम करेंगे। मगर ये भी हमको क्लैरिफाई करना है कि हम दोनों इंडिपेंडेंट कंपनीज हैं, इंडिपेंडेंट बोर्ड्स हैं, इंडिपेंडेंट शेयर होल्डर्स हैं, और जो भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे वो रिलेटेड पार्टी के एम्बिट में होगा, आर्म्स लेंथ होगा। तो देयरफॉर ये ऐसा कोई ये नहीं कि हमको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलने वाला है, बट हमारा जो पोजीशन जो स्ट्रांग है, जो मार्केट लीडर है, 40% मार्केट शेयर है, तो ऑब्वियसली हमारे पास वो सिनर्जीज के लिए आएंगे ही। तो हमारे कस्टमर्स को हम सामने रख के उनके लिए जो भी प्रोडक्ट और सर्विस एफिशिएंटली डिलीवर करना है, वो हमारा फोकस है। चलिए कबीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी प्रश्नों पे आपने अपनी राय रखी। आपने बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर। कबीर जी ने एक एग्जांपल दिया कि आज हम उतना डेटा इस्तेमाल करते हैं जितना चावल नहीं खाते हैं। लगता है श्रेया कबीर जी बिरयानी लवर्स को जानते नहीं हैं, है ना? बिरयानी लवर्स को अगर जानते होते तो ये एग्जांपल ना देते। खैर चलिए अब एक काम करते हैं, रुचित को इंक्लूड। मुझे भी चावल खाना बहुत अच्छा लगता है। करी फूड के साथ तो चावल ही है ना मेरे ख्याल से। करी फूड हो, अब मैं तो खैर बिरयानी लवर हूँ, बिरयानी है ना। खैर चलिए अब एक काम करते हैं, क्या विषय छेड़ दिया हमने, है ना। अभी तो शुक्रवार दूर है। अब एक काम करते हैं, रुचित जी के पास चलते हैं। रुचित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। प्रॉस्पेरस डे जिसे कहते हैं कि बहुत समृद्धि से भरा इस दिन, दीपावली से ठीक पहले। और आप क्या मतलब ट्रेड कर रहे हैं और क्या चेस कर रहे हैं, अपने क्लाइंट्स को राय क्या दिया आपका कॉल क्या है इस वक्त का? जी वेरी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। तो आज के अपमूव में एक चीज एकदम क्लियर है कि जो लीडरशिप है वो फिर से हैवी वेट्स में है, राइट। सो हमने मिड कैप, स्मॉल कैप, ब्रॉडर मार्केट्स में एक अच्छी तेजी दिखी, बट कहीं ना कहीं जो इंडेक्स हैवी वेट्स है, इंडेक्स के कंपोनेंट्स है, वो कुछ कंसोलिडेशन फेज में थे और आज हमने ज्यादातर बाइंग इंटरेस्ट वहीं पे हम देख रहे हैं। सो आई थिंक जब हैवी वेट से लीडरशिप आती है तो मार्केट्स में रिट्रेसमेंट्स, पुलबैक्स दिखना काफी काफी प्रोबेबिलिटी उसकी कम हो जाती है और मार्केट यूजुअली ऐसे एक तरफा मूव देता है। तो आई थिंक यही रहेगा कि जो सेक्टर्स के लीडर्स है उन्हीं को चूज कीजिए। अगर आप इवन ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे तो सेक्टर्स में आज एफएमसीजी सेक्टर्स में, जैसे आप भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि काफी समय के बाद में एक अप मूव या पुलबैक मूव दिखा गया और ये एक ऐसा सेक्टर है कि जहाँ पे इतने मार्केट्स के मूवमेंट के बावजूद अब तक मूव आया नहीं है। सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर्सपेक्टिव से अच्छे फेवरेबल है। टाटा कंज्यूमर विद इन द सेक्टर हमें टेक्निकली शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा लग रहा है यहाँ पे। सो जैसे मैंने कहा कि कौन से स्टॉक सेक्टर्स में लीडर्स एक्ट करे वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है और टाटा कंज्यूमर विद इन द सेक्टर प्राइस वॉल्यूम देखेंगे तो दोनों ही एक्शन काफी बुलिश है। सो करंट लेवल्स पे 1120 के नीचे स्टॉप लॉस रख के टाटा कंज्यूमर में 1200 तक के टारगेट्स के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी। टाटा कंज्यूमर ऑब्वियसली पूरा एफएमसीजी पैक भी फोकस में है रडार पर। शानदार रैलीज पूरे स्पेस में हमें देखने को मिल रही है। चलिए वक्त हो रहा है अब धमाकेदार ऑप्शन का, वो ले लेते हैं और मानस जी है हमारे साथ, अरुण कुमार मंत्री जी, इनके अलावा हमारे साथ हैं अमित सेठ जी जो धमाकेदार ऑप्शन में साथ निभाएंगे। बताइए अमित जी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी, धमाकेदार ऑप्शन के लिए कौन सा काउंटर आया रडार पर? जी श्रेया जी, मेरी नज़र में बजाज ऑटो का 9200 का कॉल ऑप्शन है। 9200 का कॉल ऑप्शन अभी लगभग ट्रेड कर रहा है 118 रुपीज पे। तो बजाज ऑटो में एक हम अच्छा ट्रैक्शन देख रहे हैं। कल के सत्र में जरूर थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग हुई थी, बट यहाँ पे ट्रेंड काफी इंटैक्ट है। 118 का प्राइस है, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगभग रहेगा 80 रुपीज का, 80 का, और टारगेट्स रहेंगे 180 रुपीज पे। ओके, आपका बजाज ऑटो का अक्टूबर का 9200 का कॉल। अरुण जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी, मेरा भी कॉल ऑटो सेक्टर से ही रहेगा। तो आयशर मोटर्स के 7000 के कॉल में खरीदारी की सलाह है। मुझे लग रहा है एक टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है और रेंज का ब्रेकआउट हो सकता है कल आपको देखने को मिले। तो 7000 के कॉल को बाय करें। 105 106 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस छोटा रहेगा, 82 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें। ऊपर में 142 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो प्योरली बीटीएसटी काइंड ऑफ ट्रेड है। तो आयशर मोटर्स के 7000 के कॉल को लेके चल सकते हैं। आयशर मोटर्स के 7000 के कॉल को लेकर चलना है और ऑटो स्पेस में, इनफैक्टली टू व्हीलर स्पेस में अच्छी रैली। बताइए मानस जी, आपके पिक क्या होगी धमाकेदार ऑप्शन के लिए? तो देखिए, टाटा कंज्यूमर के ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। टाटा कंज्यूमर में अगर आप चार्ट देखेंगे तो स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए।
काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, तो इसके ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। 1150 वाला कॉल ऑप्शन 21 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें आपको 14 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 34 रुपए 34 रुपीज के टारगेट सेट करने हैं। डिस्क्लोजर है कि इसमें हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। ये है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट की बाय कॉल। तो पूरे एफएमसीजी के रिवर्सल को और पुल बैक को आप खेलते हुए, और इस वक्त मैं देखूँ ना मेरी अपनी स्क्रीन को, तो इट्स डोमिनेटेड बाय लार्ज कैप्स। हालांकि अभी मानस ने टाटा कंज्यूमर का जिक्र किया, मैरिको, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, फोर्टिस। इनफैक्ट एक कैंडिडेट देखिए फोर्टिस में है कोर स्ट्रेंथ जिसे कहते हैं ना, आई मीन रत्ती भर इम्पैक्ट नहीं पड़ा, और ये लास्ट 4 महीने का सबसे स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मर है, मूवर है, डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा आशीष शत्रुमोता जी, फोर्टिस पर आपका टेक क्या होगा? आई मीन 1092 क्या सुपर मूव दिया इसने हेल्थ केयर स्पेस में। आई मीन इसके इस मूव में आपकी अपोलो की याद हमें अब नहीं आती है ना। इस बार हम भूल गए ग्लोबल हेल्थ की स्ट्रेंथ को। वर्टिकल राइज था फोर्टिस में। आपका ठीक है हेल्थ केयर स्पेस में, आपका चॉइस क्या है इस वक्त, और फोर्टिस पे इस प्राइस पे क्या करना चाहिए? नहीं, हम काफ़ी पॉजिटिव है वीरेंद्र पूरे हेल्थ केयर सेगमेंट पे, और हमने समय समय पे कभी एस्टर डीएम, कभी ग्लोबल हेल्थ इनकी चर्चा भी की। और हमारा मानना है कि जिस तरह से कैपेसिटी एडिशंस पूरा हॉस्पिटल सेक्टर ने किया है, उसकी वजह से हमें लगता है कि जो ग्रोथ है वो बहुत ही विजिबल यहाँ पर नजर आ रही है। दूसरी बात जो काफ़ी अच्छी है वो है जिस तरह से कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हम देख रहे हैं पूरे हॉस्पिटल सेगमेंट के अंदर में, और एवरेज रेवेन्यू पर ऑपरेटिंग बेड के अंदर में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हमें देखने को नजर आया। प्लस गवर्नमेंट के जो पुश है, रिसेंटली जो हाइक्स हमने देखा है 25 से 30% हाइक्स हुए कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स के अंदर में, जिसकी वजह से मार्जिन में इंप्रूवमेंट हमें देखने को नजर आएगा। तो ओवरऑल हम काफी पॉजिटिव है पूरे हेल्थ केयर सेगमेंट पर। अगर से हम पर्टिकुलरली फोर्टिस की बात करें तो मुझे लगता है कि क्लियरली स्टॉक 1250-1300 तक की ट्रेजेक्ट्री में जाता हुआ हमें नजर आता है। तो ये भी एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है पूरे हेल्थ केयर स्पेस में, और जहां पर हमें लगता है कि जो एक अच्छी पोजीशन बन सकती है फोर्टिस हेल्थ केयर, एस्टर डीएम, ये जो स्टॉक्स हैं ये हमें काफी अच्छे लगते हैं। एचसीजी जो कि एक स्पेसिफिकली कैंसर फोकस्ड सेगमेंट है, वो भी हमें काफी इंटरेस्टिंग लगता है। तो ये सभी स्टॉक्स पूरे हेल्थ केयर सेगमेंट में हमें पसंद आ रहे हैं। ओके, तो ये पूरा स्पेस ही आपको अच्छा लग रहा है हेल्थ केयर स्पेस से, एस्टर डीएम, फोर्टिस हेल्थ केयर अच्छा लग रहा है। और मैं कुछ काउंटर्स देख रही थी, इनफैक्ट ऑटो एंसिलरी स्पेस में देखिए आप सोनाकॉम्स की शुरुआत में बात भी हो रही थी, शानदार रैली। आप देखिए उनो मिंडा पिछले कुछ सत्रों से गिर रहा था, आज करीब करीब 2% अप है। भारत फोर्ज, तो पूरा स्पेस में अच्छी रैली है, लेकिन सवाल ये कि क्यों फुल रफ्तार में स्पेस है, ये समझते हैं यतिन मोता जी से। यतिन जी बताएं। देखिए, तो बात करेंगे कि जिस तरीके से आज बाजार में तेज़ी है और ऑटो एंसिलरीज में पर्टिकुलरली तेज़ी है, एक्सपेक्टेशन बन रहा है कि बहुत जल्द यूएस और भारत की ट्रेड डील होगी। ट्रेड डील फाइनल लैप्स में है और कहीं ना कहीं ये आखिरी चरण की जो बातचीत है उसके लिए हमारे चीफ नेगोशिएटर भी कल रात यूएस रवाना हो गए हैं, और कहीं ना कहीं ट्रेड डील को फास्ट ट्रैक करने की अब उम्मीद बढ़ रही है, क्योंकि यूएस और चीन के बीच में जिस तरीके से दरारें पड़ रही हैं उनके रिलेशनशिप में, शायद एडवांटेज इंडिया आपको होता हुआ नज़र पड़ रहा है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें एक्सपेक्टेशंस की, तो भारत के ऊपर 16 से 18% के बीच में टैरिफ लागू हो सकता है, जो कि वियतनाम और दूसरे एशियाई कंट्रियों के मुकाबले कम है। करंटली वियतनाम पे लगभग 20% टैरिफ है, और यूरोपियन यूनियन और जापान जैसी कंट्रीज ने जो ट्रेड नेगोशिएशन किया है वो 15% टैरिफ के आसपास किया। तो 16 से 18% के स्वीट स्पॉट में शायद भारत को रखा जाएगा। भारत ने भी कहा है कि जो इंडिया की एनर्जी नीड्स हैं शायद यूएस के साथ बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां कोलैबोरेशन और ओवरऑल कोऑपरेशन बढ़ता हुआ नज़र पड़ सकता है। ऑटो एंसिलरीज क्यों? क्योंकि जो एक्सपोर्ट्स हैं भारत से वो बहुत बड़े हैं ऑटो एंसिलरी स्पेस में। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें बड़ी कंपनीज की, जैसे कि भारत फोर्ज, 20 से 30% रेवेन्यू उनका यूएस मार्केट से आज की तारीख में आता है, और कहीं ना कहीं अगर ट्रेड डील हो जाती है तो भारत फोर्ज जैसी कंपनियों को इसका फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ेगा। स्टैंड अलोन बेसिस पे लगभग 38% का रेवेन्यू जो है भारत फोर्ज ने कमाया था यूएस मार्केट में, खास करके हेवी ट्रक सेगमेंट में, और डिफेंस में भी काफ़ी सारी कंपनीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी आ रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरी कंपनीज जैसे कि सोनाकॉम स्टार, 40 से 45% रेवेन्यूज़ इनका यूएस मार्केट से आता है, और टेस्ला इनका सबसे बड़ा कस्टमर है, जो आज के सत्र में लगभग 5% बढ़ता हुआ आपको नज़र पड़ रहा है। बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ यानी बीकेटी, इनका भी लगभग 10 से 15% रेवेन्यू यूएस मार्केट से आता है। ये स्टॉक भी काफ़ी एक्टिव है। इनफैक्ट अभी आप देखेंगे तो स्टॉक लगभग डेज हाई पे 3% ऊपर कारोबार कर रहा है। और मदरसन सुमी हो या मदरसन सुमी वायरिंग हो, दोनों ही कंपनीज का एक्सपोजर है लगभग 10 से 15% मदरसन सुमी के लिए यानी मदरसन संवर्धना के लिए,
और अगर हम बात करें मदरसन सुमी वायरिंग के लिए तो इनका भी लगभग 20% एक्सपोजर है। तो ये सारे स्टॉक्स आज फोकस में, क्योंकि यूएस और इंडिया की ट्रेड डील को शायद ज़बरदस्त गति मिली है और शायद बहुत जल्द ये कंक्लूड भी होती हुई नजर पड़े। ओके, शुक्रिया यतन जी जानकारी के लिए। और इस वक्त इटर्नल के नतीजे आ रहे हैं, नतीजे थोड़े कमज़ोर लग रहे हैं। देखिए एक बार रखिए कंसोलिडेट रेवेन्यू, साथ ही प्रॉफिट देखिए अनुमान से काफ़ी कम और डेंट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है इटर्नल पर। 1.5% के करीब गिरावट, 176 करोड़ से घटकर 65 करोड़ साल दर साल कंसोलिडेट मुनाफा, और क्लियरली इम्पैक्ट पड़ता हुआ नज़र आ रहा है स्टॉक डेज लो पर। वीरेंद्र जी देख रहे हैं आप इटर्नल Q2 रिजल्ट, और जिस तरीके से एक्सपेक्टेशंस लगा रहे थे कि शायद ठीक ठाक नतीजे आए, अनुमान से काफ़ी नीचे। देखते हैं श्रेया, थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, देखते हैं कि कोई एक्सेप्शनल आइटम तो नहीं है। जो कोई वन टाइम एक्सपेंसेस उन्होंने इंकर्ड करे हो, देखते हैं उसको, थोड़ा वक्त देते हैं। क्योंकि मुनाफा अगर आप देखें 176 करोड़ से घटकर अगर आप देखें 65 करोड़ रुपए के आसपास रहा, 139 करोड़ का अनुमान था। लेट्स सी, थोड़ी बारीकियाँ और आने देते हैं। पहले चलते हैं टॉप लाइन पे, टॉप लाइन कैसा रहा। मुनाफे की फिगर को थोड़ी देर के लिए अगर आप देखें तो स्किप करते हैं, एक बार चलिए टॉप लाइन पे। हालांकि इसमें कोई राय नहीं है, प्राइमा फेस से अगर आप नंबर्स को देखें, और ये रहा टॉप लाइन। आय देखिए, एंड दैट्स द फैक्टर जिसको मैं फोकस करना चाह रहा था। 4,799 करोड़ से लगभग बढ़कर 13,500 करोड़ रुपए के आसपास मैं इंतज़ार करूंगा। अभी बॉटम लाइन की जो फिगर है उसको थोड़ा सा और कुछ कंपोनेंट्स मेरे को मिल जाए तो मैं उस पर टिप्पणी करूंगा। लेकिन आशीष, मैं फोकस कर रहा था टॉप लाइन पे, और आपका टेक एटर्नल पे ऑन द फ्रंट ऑफ टॉप लाइन। आपका टेक इस वक्त एक बार मल्टीफोल्ड जंप है यहाँ पर। बिल्कुल वीरेंद्र, तो अभी पूरी तरह से नंबर्स नहीं आए, थोड़ा सा नंबर्स को और देखना होगा। टॉप लाइन अच्छी है, कंट्रीब्यूशन मार्जिन क्या आती है ये देखना है, ब्लिंकिट के जो नंबर्स हैं वो किस तरह के वो देखना रहेगा, और उसके बाद ही कुछ कमेंट किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से इस समय थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना चाहिए। जी हाँ, मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल इसको बॉटम लाइन की फिगर्स से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब ना हो। लेट्स सी, बट अगर आप टॉप लाइन को देखें तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी किन फिगर्स ने, अगर आप देखें, इसको यहाँ पर प्रभावित किया है। एबिटा को देखिए आप, ये करीब 226 करोड़ से बढ़ के 239 करोड़ रुपए, और जैसे ही वो शेयर ने प्रश्न बात करी ना, देखिए 248 से 346 56 रिकवरी आ गई एकदम से। अभी इसमें है की टेक अवेज अभी आने बाकी हैं, तो इसको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, आगे निकलते हैं। श्रेया, चार का चौका शुरुआत करें। बिल्कुल, और फिलहाल ऐसे टर्नल्स के नंबर ज़्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे जब पूरी तरीके से नंबर्स आपके सामने रखेंगे तब। चलिए चार का चौका की शुरुआत कर लेते हैं, और चार का चौका के लिए हमारे साथ हैं सस्ता ऑप्शन माइनस जयसवाल सी लेंगे, और FNO सुपरस्टार के लिए हमारे साथ है सोमिल मेहता जी, चार्ट का चमत्कार रुचिर जैन जी से, और मिड कैप फंडा आशीष चतुर्वेदी। माइनस जी, आपसे शुरुआत, सस्ता ऑप्शन के लिए कौन सा काउंटर पिक किया है? तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए यूनाइटेड स्पिरिट्स के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। अगर आप देखें तो स्टॉक बिल्कुल तैयार हो गया है, जो कंसोलिडेशन था उसके अपर बैंड को ब्रेक करने के लिए। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स के 1360 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है। 23 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, 16 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है, और 40 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, यूनाइटेड स्पिरिट्स बाय कॉल 1360 की स्ट्राइक 23 पे, और आप देख सकते हैं। देखिए, जब भी कोई कॉल स्क्रीन पे आया ना, देखिए कि क्या हो रहा है, एनालिस्ट का व्यू क्या है। इसका OI शेड हो रहा है, यानी जब स्टॉक तेज है, कॉल का OI शेड, यानी जिसने बेची हुई है कॉल वो बैकफुट पे है, वो अपनी OI को कम कर रहा है, वो उस स्टॉक से बाहर निकल के आ रहा है। दैट्स गुड। चलते हैं सोमिल के पास। सोमिल, आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड होगा GMR एयरपोर्ट पर। GMR एयरपोर्ट में कुछ समय से एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन चल रहा है, और ये कंसोलिडेशन एक ट्रायंगल फॉर्म में है। मुझे लगता है ये पूरा ट्रायंगल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा। दिस इज ऑन द वीकली चार्ट्स। डेली चार्ट्स में भी 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है। ग्रेट मोमेंटम। 88 पे एक स्टॉप लॉस रखेंगे और 98 का एक टारगेट रखेंगे इस पे। ओके, सोमिल जी ने GMR एयरपोर्ट चुना FNO सुपरस्टार के लिए। अब चार्ट का चमत्कार रुचिर जी से लेते हैं। रुचिर जी बताइए, चार्ट का चमत्कार कौन सा काउंटर आपने चुना है? चार्ट्स के चमत्कार पे चार्ट्स में एक अच्छा ब्रेकआउट आज अडानी पोर्ट्स में आया है, सो वहां पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सो प्राइमरी अगर आप रिसेंटली देखे, पिछले 3 महीने में स्टॉक एक कंसोलिडेशन पैटर्न में था, जिसमें टेक्निकल्स में एक बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन होता है, वो हुआ, और आज उसमें ब्रेकआउट हुआ है। और ब्रेकआउट में अगर आज के पूरे दिन के वॉल्यूम्स देखेंगे तो जो डेली एवरेज वॉल्यूम्स उससे कई बेहतर वॉल्यूम्स के साथ ये ब्रेकआउट हुआ है। सो आई थिंक यहाँ पे एक अच्छा फॉलोअप मूव रहना चाहिए स्टॉक में,
1440 के नीचे स्टॉप लॉस रख के अडानी पोर्ट्स में खरीदारी करके जाना चाहिए करंट लेवल्स पे, और 1550 के अराउंड के टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। जी हाँ, देखिए मैं आपको बता रहा था ना कि आप इटर्नल को किसी एक दृष्टिकोण से नहीं देख सकते। मैं आपको इस नंबर की बारीकियां समझाऊंगा कुछ देर में। लुक एट इटर्नल नाउ। मैंने कहा ना आपको, जस्ट फॉरगेट बॉटम लाइन फॉर द टाइमिंग, जस्ट फोकस ऑन टॉप लाइन। और देखिए मैं विषय से थोड़ा सा तब्दीली अपने आप को हट रहा हूँ। आप देखिएगा इनके क्विक कॉमर्स के टॉप लाइन को, जनाब वो एक्सेप्शनल है। मेरे ख्याल से अभी अभी मेरे पास फिगर आई है आशीष, वो 1500 करोड़ का टॉप लाइन था, वो मेरे ख्याल से 7 से 8 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास रहा है। यानी ब्लिंकिट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल आशीष, सिंपली, है ना? जी। तो यही वीरेंद्र, हमने कहा कि ब्लिंकिट के नंबर्स को देखना चाहिए क्योंकि वही ग्रोथ ड्राइवर है, और अगर से वहां पर पे एक सब्सटेंशियल ग्रोथ आ रही है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन अच्छा रहा है, तो जैसे कि हमने कहा कि ये जो सेगमेंट है पूरा न्यू एज का वो काफी अच्छा करेगा। और इटर्नल उसमें एक मार्केट लीडर रहा है जिसने अपने डार्क स्टोर एडिशंस भी सबसे ज्यादा क्रिएट किया, और डार्क स्टोर एडिशंस ऐड करने के बाद भी हमने देखा कि जो डेंट है प्रॉफिटेबिलिटी पे वो बहुत बड़ा नहीं आया। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी का जो कमिटमेंट कहीं ना कहीं कंपनी पिछले कई समय से बात कर रही है, उसमें एक बहुत ही एक पॉजिटिव हमने देखा है कि एक डायरेक्शन बनाया हुआ है। तो हम काफी पॉजिटिव, और मुझे लगता है कि जो फूड डिलीवरी का बिजनेस भी है वो 2000 करोड़ से ऑलमोस्ट 25% की जंप यहाँ पे भी देखने को नजर आई है। पर मेन जो ग्रोथ आ रही है वो ब्लिंकिट की आ रही है, और जो मेन ग्रोथ ड्राइवर भी है। तो मैं समझता हूँ कि 400 रुपए तक ये अपसाइड मीडियम टर्म में मुझे लगता है इटर्नल में देखने को नजर भी आ सकती है। चलिए अब चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए, और इटर्नल एट डे हाई, मूव गजब का दिन के सर्वोच्च तौर पे। आशीष जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा मिड कैप फंडा? देखिए, मैं न्यू एज सेगमेंट में ही मेरा जो दूसरा स्टॉक मुझे काफी पसंद आ रहा है वो है पेटीएम। पेटीएम पे हमने पहले भी चर्चा की। मुझे लगता है कि जिस तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और पेटीएम की जो रीच है वो काफी जबरदस्त है। ऑलमोस्ट 4 करोड़ मर्चेंट मर्चेंट इनके साथ एसोसिएटेड है, और ट्रांजैक्शंस जो है वो काफी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। क्वार्टरली आप देखेंगे कि जो नुकसान है वो कम होना शुरू हो गया, और कहीं ना कहीं कंपनी भी एक प्रॉफिटेबल पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी को फॉलो कर रही है। दूसरी बात, जो सबसे बड़ा एक ओवरहैंग बना हुआ था एक चाइनीज पेरेंटेज का, वो भी कम हुआ है क्योंकि वहां पर पे भी वो स्टेक जा चुका है। तो मुझे लगता है कि इसकी वजह से पेटीएम एक बहुत बढ़िया बेनिफिशियरी इस राइजिंग डिजिटल फिनटेक ट्रेंड का बनेगा। और टेक्निकली आप देखेंगे तो स्टॉक एक बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन करके मल्टी मंथ ब्रेकआउट पे खड़ा है। मैं समझता हूँ 1600 रुपए तक की पोटेंशियल अपसाइड इस स्टॉक के अंदर में देखने को नजर आ सकती है। एंड ऑन डाउन साइड मैं समझता हूँ बहुत ही बढ़िया बेस 1200 पे बना है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल पेटीएम के अंदर में इस समय नजर आ रही है। जी हाँ, और देखिए लुक एट इटर्नल नाउ। क्या कही थी मैंने आपको, बात छोड़ जाइए, भूल जाइए आप अभी बॉटम लाइन को, आप भूल जाइए। स्टॉक 368 पे धंधा फुल फ्लैज है जनाब। पहले धंधा फुल फ्लैज चल रहा है, जिस चीज़ पे फोकस हमें करना ये है। स्टॉक एट डे हाई एंड विद 367, दिस इज ऑल टाइम हाई फॉर इटर्नल, इसके अपने करियर के शिखर पर। अब चलिए बात करते हैं इसी मुबारक घड़ी में। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दीपक शिनॉय, आज बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में फाउंडर एंड सीईओ कैपिटल माइंड के। दीपक जी, आप आए बाहर आई, ये देखिए ना निफ्टी करीब 25,624 पे। मुबारक हो ये स्तर। और कहते हैं ना, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, है ना, कुछ ऐसे ही मिजाज है। बड़े पीछे 4 महीने 5 महीने कैसे गुजरे, मतलब क्या सोचिए आप, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, फाइनली आई मीन एफआईएस की शॉर्ट कवरिंग। ऐसा लग रहा है कि हम यूएस और अमेरिका और भारत जो है वो किसी ट्रेड डील को लेकर किसी कंक्लूजन में पहुंचने वाले हैं। एफआईएस का शॉर्ट कवर, फेस्टिवल मंथ, आपका टेक क्या है? अभी यहाँ से और हम कैपिटलाइज करें, इस तेज़ी पर और कायम रहें, कितनी पॉसिबिलिटी लग रही है आपको इसकी? आई थिंक मेन थिंग वीरू जी ये है कि ये ये जो फेस्टिव सीजन है और जो अभी जीएसटी का जो कट्स आए हैं, उससे क्या हमारी स्पेंडिंग और हमारे जो कंपनीज की जो टॉप लाइंस हैं, अगर वो ढंग से ऊपर जाती है और प्रॉफिट्स बनते हैं कंपनीज के, आई थिंक इकोनॉमिक रिकवरी के साथ ये जो अगर प्रॉफिट वाली रिकवरी भी आ जाए जनरली कंपनीज में, जिनमें आई थिंक लास्ट 1 साल में उतनी ज्यादा प्रॉफिट रिकवरी नहीं आई थी, लेकिन ये एक साइकिल सा है। जो कोविड में मार्जिन एक्सपेंशन हुआ था,
जब लोगों के कॉस्ट काफ़ी कम हो गए थे लेकिन उनकी जो सेलिंग प्राइसेस थी ऑलमोस्ट सेम थे, तो लोगों ने ज़्यादा प्रॉफिट बनाया है। फिर आया कंपटीशन की बारी, जब जब सब लोगों ने कहा कि हम ये करेंगे, हम इस सब सेम बिजनेस में मल्टीपल बिजनेस में आने लगे, तो मार्जिन सबके कम होने लगे थे। अब बारी ये है कि ग्रोथ मार्केट में ही आ जाए, ताकि फिर सबके मार्जिन्स अगर यहाँ पे बरकरार हैं तो प्रॉफिट ग्रोथ टॉप लाइन ग्रोथ के साथ एटलीस्ट सेम लेवल पे होगी। तो वो उस टाइम पे आई थिंक इंडियन मार्केट की जो रिकवरी है वो और आगे बढ़ेगी, लेकिन अभी तक एक्सपेक्टेशन उतने ज़्यादा नहीं थे। शायद अगर कोई ट्रेड डील हो यूएस के साथ, या फिर क्या अगर यूएस का जो कंसंट्रेशन है वो इंडिया से शिफ्ट होके चाइना में चला जाए, तो शायद थोड़ा सा टाइम मिल सकता है हमारी रिकवरी में, विदाउट एनी एक्सटर्नल जो बाहर के जो बाहर से जो प्रेशर आ रहा था वो थोड़ा सा कम हो जाए, और एफआई की सेलिंग कम हो। ये नहीं कि वो खरीदें, पर एटलीस्ट सेलिंग कम हो, तो आई थिंक हमारे मार्केट्स भी रिकवर हो जाएंगे। ओके, तो मार्केट रिकवर्स होने की कुछ फैक्टर्स बताए हैं आपने और उम्मीद जता रहे हैं। दीपक जी, रिजल्ट्स पे मेरा सवाल है। हमने अभी तक जितने नंबर्स देखे ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं। आज इनफैक्ट नेस्ले के नंबर देखा हमने, इटर्नल के अभी थोड़े वक्त पहले ही नंबर आए और अच्छे नंबर लग रहे हैं। फिलहाल स्टॉक में रिएक्शन भी है। इसके अलावा आईटी स्पेस से हमने देखा एचसीएल टेक महिंद्रा परसिस्टेंट, नंबर्स ठीक ठाक नज़र आ रहे। तो नंबर्स, इन कुछ काउंटर्स के नंबर्स देखकर आपको कैसा लग रहा है? साथ ही किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्वार्टर 3 क्वार्टर 4 में और क्या हालात सुधर सकते हैं? इस पर आपका टेक जानना चाहूँगी। तो श्रेया जी, बिल्कुल, ये आई थिंक इंटरेस्टिंग क्वार्टर है दो चीज़ों के लिए। अगर आप कार्स की देखें या फिर ड्यूरेबल्स की देखें, मुझे लग रहा है कि वहाँ पे जो थोड़े से जीएसटी कट्स आए थे, उससे सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि लोगों ने जब वो 15 दिन अपनी खरीदी को ऑलमोस्ट पोस्टपोन कर दी थी कि हम वेट करेंगे जब जीएसटी के कट्स आएंगे, तब उसके बाद हम वहाँ पे वी विल ट्राई एंड डू समथिंग। तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि सितंबर के रिजल्ट्स थोड़े से वीक होंगे, लेकिन अक्टूबर का जो कमेंट्री होगा अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए, वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लग रहा है पॉजिटिव ही होगा। कंज्यूमर स्टेपल्स में जो एफएमसीजी कंपनीज हैं, उनमें मुझे ज़्यादा फर्क नहीं नजर आएगा। आई थिंक मुझे यही है कि उधर वहाँ थोड़ा सा नेगेटिव ही है, क्योंकि एफएमसीजी कंपनीज ने अपने प्राइसेस उतने कम नहीं किए हैं जितने शायद जीएसटी कट की वजह से करने चाहिए थे। वो क्योंकि उन्होंने शायद अपने पैकेट्स में वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया होगा, ताकि फिर वो राउंड नंबर वाली प्राइसिंग रह जाए। लेकिन मुझे लगता है कि उनके रिजल्ट्स में कुछ ज़्यादा हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं आएंगे, और वो काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा हैं, तो आई थिंक वो करेक्शन अभी तक पूरा आया नहीं है। बाकी जो ओवरऑल इंडस्ट्री है, यहाँ पे एक्सपोर्टर्स में आई थिंक इस बार स्पेशली टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स, वहाँ पे बहुत बहुत बड़ा स्लो डाउन होगा, क्योंकि वह एटलीस्ट 2 मंथ्स में कोई ऑर्डर ज़्यादा गए नहीं है बाहर की तरफ, तो वो एक प्रॉब्लम होगा। लेकिन जितने रिजल्ट्स हमने अभी तक देखे हैं वो थोड़े से बिनाइन ही है, कोई खास नज़र नहीं आ रहा, ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि इस कंपनी में ब्लो आउट अर्निंग्स आई हैं, कुछ ऐसा है बिल्कुल धमाकेदार टाइप ऑफ सेक्टर या अर्निंग्स। तो उसकी वजह से मुझे ये भी लगता है कि आई थिंक हमें और रिजल्ट्स देखने हैं कि क्या क्या किसी सेक्टर में कोई जबरदस्त इंक्रीज हुआ है, या फिर बॉटम लाइन में या फिर टॉप लाइन में, और उसकी वजह अगर लॉन्ग लास्टिंग है तो वो सेक्टर शायद आगे जाके अच्छा कर सकता है। तो मुझे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है रिजल्ट्स के। अभी मुझे बस यही देखना है कि बाकी जो रिजल्ट्स आएंगे नवंबर 15 तक, उसमें कैसा ये देखने को मिलता है, प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ। चलिए, तो एक टिप्पणी ये भी हो गई जनाब, इस सेक्टर को भी कवर कर लिया। दीपक जी, एक दो पॉकेट्स पे और आते हैं। अब एक कैपिटल मार्केट की थीम देखिए, वो चीज़ जिससे आप और मैं जुड़े हुए हैं, शायद एक रीजनेबल फीडबैक से भी कोई ये मिला है कि जनाब एक इंस्ट्रूमेंट वीकली एक्सपायरी का जाना नहीं चाहिए। निवेश अपनी जगह, इन्वेस्टमेंट, स्पेकुलेशन, हेजिंग, ये बाजार के एक हेल्दी मार्केट के कंपोनेंट है, इसको आपको हटाना नहीं चाहिए। एक ऐसी सोच बन रही है मेरे ख्याल से, जो मेरे को फीडबैक मिला है उसमें। आपका टेक क्या है उस पर? रिएक्शन अभी तक एक्सचेंजेस का, आई मीन लुक एट बीएससी, स्ट्रॉन्ग मूव है, हाउस अच्छे कर रहे हैं, लुक एट एंजल। आपका टेक फाइनली क्या बना है, और जिस प्रकार का रिस्पॉन्स सेबी को मिला होगा उसको देखते हुए आपका व्यू?
सो वीरू जी, मैं यही कहूंगा कि मुझे लगता नहीं है कि किसी प्रोडक्ट को बेवजह बैन करना चाहिए, निकाल देना चाहिए। बस यही है कि थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर देना चाहिए। अब देखिए, हमारे जो वीकली ऑप्शंस है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी, या कोई भी, जो बैंक निफ्टी तो है नहीं, अब आई थिंक वीकली ऑप्शंस सिर्फ निफ्टी और सेंसेक्स में है। ऐसा क्यों है? अगर हम उसी वीकली एक्सपायरी में सारी चीजों के ऑप्शंस रख दें, स्टॉक के भी ऑप्शंस रख लिए जाए, फ्यूचर्स भी रख लिया जाए, तो फिर प्रॉपरली हेज भी किया जा सकता है। या अब ना तो आपके इंडेक्स के वीकली फ्यूचर्स हैं, ना आपके स्टॉक के फ्यूचर्स या ऑप्शंस हैं वीकली में, तो आप सिर्फ पुट और कॉल इंडेक्स में खेल रहे हो। इससे स्पेक्यूलेशन का ज्यादा इम्पैक्ट है, ना कि रियली हेजिंग। तो अगर हेजिंग में आपको लाना ही है तो आप सारे स्टॉक्स को रखिए, हर स्टॉक को वीकली मैच्योरिटी पे भी रखिए, आप इंडेक्स के फ्यूचर्स को भी वीकली मैच्योरिटी पे रखिए। तो आई थिंक इसमें कोई ज्यादा, मतलब टेक्नोलॉजी में ज्यादा कोई कॉस्ट तो है नहीं कि इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये तो सिर्फ और थोड़ा सा प्रोसेसिंग पावर होगा एक्सचेंजेस के इसमें, तो वो आई थिंक दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। बट ये है जरूर कि अभी जो प्रोडक्ट है बहुत लिमिटेड है। हम भी एज अ म्यूचुअल फंड अगर प्रोडक्ट यूज करना चाहें तो वीकली ऑप्शंस हम शायद नहीं यूज करेंगे, हम मंथली वाली ऑप्शंस यूज करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे स्टॉक के भी ऑप्शंस हैं, स्टॉक के भी फ्यूचर्स हैं। आर्बिट्राज फंड जिसमें 2 लाख करोड़ या 3 लाख करोड़ का जो AUM है उनके पास, वो सारा सिर्फ स्टॉक फ्यूचर पे है। वो वीकली ऑप्शन में तो बिल्कुल पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। आप अगर वीकली ऑप्शन ले आए तो आर्बिट्राज फंड्स उन वीकली फ्यूचर्स में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टॉक्स के, और एक तरह से मल्टीपल मार्केट बन जाएगा। ये जो करंट मार्केट और जिससे सिर्फ थोड़े से फॉरेन वाले प्लेयर्स हैं, थोड़े से इंडियन रिटेल या कॉर्पोरेट्स हैं, कोई इंडियन इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो थोड़ा सा वन साइडेड, आई मीन कुछ प्लेयर्स को बाहर रखा जा रहा है। तो आप सारे प्रोडक्ट्स रखें, ना कि सिर्फ इंडेक्स ऑप्शंस। और बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगा कि बैन कर दिया जाए, बस इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए। ओके, तो ये व्यू आपका पूरे कैपिटल मार्केट स्पेस को लेकर। बहुत शुक्रिया दीपक जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। और मेरी तरफ से, वीरेंद्र जी की तरफ से और CNBC आवाज़ की तरफ से आपको शुभ दीपावली। आपको भी, और थैंक्स आपके सारे व्यूअर्स और आपकी सारी टीम को भी शुभ दीपावली। वंडरफुल न्यू ईयर। शुक्रिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और रिजल्ट्स की बात हो रही थी तो बाजार की नज़र अब कल आने वाले नतीजों पर बात करते हैं। निफ्टी में कल आएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़, बहुत इंपॉर्टेंट, और JSW स्टील के नतीजे। साथ ही वायदा में बात करें तो डिक्सन, पॉलीकैब, हैवेल्स समेत 13 कंपनियों के नतीजे आएंगे। और नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं यतिन मोहता जी, आशीष चतुर्वेदी और कंचन नौटियाल। यतिन जी, पहले आपके पास JSW स्टील के नतीजे कैसे रह सकते हैं? स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशंस लगा के चल रहे हैं? देखिए, साल दर साल और सिक्वेंशियल बेसिस पे कोई खास नतीजे नहीं आएंगे JSW स्टील के, क्योंकि स्टील के दामों में हमने बहुत सारी प्रेशर देखी है, चाहे वो फ्लैट प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो CRC HRC प्रोडक्ट्स हों। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो रियलाइजेशन पे बात आके अटकेगी। रेवेन्यू, क्योंकि वॉल्यूम ज़बरदस्त हुआ है इस टाइम सेल्स का, तो 16% की वृद्धि रहेगी। हालांकि एबिटा अगर हम देखें तो पिछले साल का बेस छोटा था, उसकी वजह से 32% का इजाफा आपको देखने को मिलेगा। और मुनाफा, क्योंकि लास्ट ईयर कोई वन ऑफ था, उसके कारण आपको मुनाफा 4 गुना बढ़ के लगभग 1800 करोड़ के पार जाता हुआ नजर पड़ेगा। कोटक की अगर हम बात करें तो उनका अनुमान ये है कि वॉल्यूम में लगभग 5% की वृद्धि होगी, लगभग 5.6 मिलियन टन के आसपास का वॉल्यूम रहेगा। रियलाइजेशन साल दर साल फ्लैट रहेंगे, लेकिन सिक्वेंशियली लगभग 4% बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि आयरन ओर के तेज दाम थे, उसके सामने कोकिंग कोल के दाम गिरे हैं। और अगर हम बात करें तो इस बार जो रियलाइजेशंस हैं वो वीक प्राइसिंग और डिमांड को लेके थोड़े बहुत प्रेशर में रहेंगे। तो JSW स्टील की बात करें तो इस टाइम रिजल्ट्स पे खास ध्यान दीजिए, और मैनेजमेंट की कमेंट्री आने वाले क्वार्टर्स में स्टील प्राइसेस को लेके वो काफ़ी अहम रहेंगे। ओके, ये हो गया JSW स्टील। अच्छा, इस बीच इटर्नल को लिखा है, इटर्नल फिर स्लिप हुआ है अभी मेरे ख्याल से। अब आशीष के यतिन के पास कुछ नंबर्स और आए हैं। यतिन, कुछ बॉटम लाइन पे या फिर जो जिस चीज़ ने डेंट किया, कुछ और नंबर्स आपके पास है क्या यतिन? देखिए वीरू, नंबर्स जो है ना वो थोड़े बहुत इस टाइम आपको बहुत बड़ा बीट दिखाते हुए नजर पड़ेंगे। रेवेन्यू में एकदम से आपने बढ़ाव देखा है, क्योंकि जो इन्वेंट्री मॉडल है इस टाइम इटर्नल ने चेंज किया है। अगर आपको ध्यान है तो मैनेजमेंट इतने टाइम से कह रहा है कि जो फ्रेंचाइजी मॉडल है इससे ओन इन्वेंट्री मॉडल पे आ रहे हैं, जिससे उनके मार्जिन में वृद्धि मिलेगी। तो कहीं ना कहीं उसके वजह से आपको क्विक कॉमर्स सेगमेंट में एक बड़ा बीट दिखाई दे रहा था ऑप्टिकली, लेकिन वो जो अकाउंटिंग में बदलाव है उसके कारण देखने को मिल रहा है। इसके लिए जट से स्टॉक 2-3% ऊपर गया और एकदम से 2% नीचे आ गया, क्योंकि नंबर्स को अभी भी आपको ध्यान से एनालाइज करने हैं।
और अगर हम कंपनी की पर्टिकुलरली रिलीज देखें ना, तो उन्होंने मेंशन किया है स्पेसिफिकली पहले पेज पे पॉइंट नंबर 3 कि जो ट्रांजिशन इन्वेंट्री ओनरशिप है इन क्विक कॉमर्स वो कंप्लीट हो गई है 80% के आसपास, और अब जो है खुद के बुक्स पे वो इन्वेंट्री रखेंगे बजाय फ्रेंचाइजी के बुक्स पे। तो जो ट्रांजिशन होता है ना, वो ट्रांजिशन अकाउंटिंग हुई है, जिसके कारण आपको एक बड़ा बीट दिखाई दे रहा था पहले टॉप लाइन पे, लेकिन उसको अगर एडजस्ट कर देंगे तो अनुमान के आसपास ही आपको नतीजे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, नतीजे अनुमान के आसपास ही, और ये बड़ा बदलाव, इसकी वजह से आप थोड़ा देख रहे हैं वॉलिटिलिटी इटर्नल में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, रिजल्ट की बात कर रहे थे। जेएसडब्ल्यू स्टील के नतीजे कैसे रह सकते हैं वो हमने समझ लिया। आशीष आप बताइए, डिक्सन टेक के नतीजे कैसे रह सकते हैं? स्ट्रीट क्या एक्सपेक्टेशंस लगा के चल रही है? बढ़िया नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। खास तौर पर अगर आप देखें तो टॉप लाइन यहाँ पर तकरीबन 26% का इजाफा आपको पिछले साल के मुकाबले देखने को मिलेगा। जो आंकड़ा है 14,535 करोड़ के आसपास का है, 26% की ग्रोथ है। लेकिन ऑपरेटिंग फ्रंट पर भी देखें तो नंबर्स बढ़िया, 30% की ग्रोथ आपको एबिटा में नजर आएगी, 426 करोड़ से बढ़कर तकरीबन 553 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिलेगा। और मार्जिन्स की बात करें तो मोर और लेस बिल्कुल स्टेबल है, ये थोड़े से और बेहतर हो सकते थे, लेकिन 3.7% से बढ़कर 3.8% है। मुनाफा एडजस्टेड बेसिस पर अगर आप देखें तो पिछले साल कुछ एक्सेप्शनल गेन्स भी होते हैं, लेकिन अगर उसको नॉर्मलाइज करके देखें तो यहाँ पर भी आपको बढ़िया 30% की ग्रोथ नजर आएगी। अब नतीजों में अगर आप देखें तो मोबाइल फोन्स जो बिक्री हुई है, जो इनके मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें काफ़ी बढ़िया वृद्धि देखने को मिली, और इसी के चलते जो टेलीकॉम हार्डवेयर ये सेगमेंट काफ़ी बढ़िया करेगा। अब दरअसल थोड़ा सा इम्पैक्ट आपको मार्जिन्स पर इसके लिए भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो इनके हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पर जो वॉशिंग मशीन है या फिर दूसरे महंगे आइटम्स हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो बिक्री कंपैरेटिवली पिछले साल की थोड़ी सी कम हुई है। तो इसके चलते जो मार्जिन्स पे ऑलमोस्ट 10 बेसिस पॉइंट के आसपास का इम्पैक्ट है। लेकिन अगर आप ओवरऑल नंबर्स देखें तो मोबाइल फोन्स ने काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूट किया है, बढ़िया नंबर्स आएंगे। ओके, डिक्सन टेक है और ये हो गया। चलते हैं अब कंचन के पास, पहले पॉलीकैब के नंबर्स को समझते हैं। कंचन, क्या एक्सपेक्टेशन? जी, पॉलीकैब के नंबर्स की तरफ देखा जाए तो क्वार्टर 2 में एक्सपेक्टेशन ये जताई जा रही है कि नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में आते हुए दिखाई देंगे। टॉप लाइन की बात करी जाए तो 18 से लेके 20% की जो ग्रोथ है वो यहाँ से एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट जो ऑपरेशनल नंबर्स है वो भी यहाँ पे हमें साल दर साल काफ़ी अच्छे खासे इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल अगर डिमांड समझी जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट साइड में थी, चाहे वो बात आप केबल्स की कर लीजिए या इसके अलावा बाकी के जो सेगमेंट्स हैं वहाँ की कर लीजिए। इनफैक्ट जो प्राइसिंग ग्रोथ है वो भी इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रही है। चैनल सेंटिमेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे पॉजिटिव रहे हैं, और जिस तरीके से हमने कॉपर के अंदर रैली देखी थी उसका भी एक अच्छा खासा बूस्ट जो है वो हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में आता हुआ दिखाई दिया है। केबल एंड वायर सेगमेंट की बात करें और एफएमईजी की बात करें तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 22% एंड 15% ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन जताई जा रही है। जो ईपीसी का रेवेन्यू है वहाँ पे हमें हालांकि एक 30% का डिक्रीज देखने को मिल सकता है, लेकिन जो बाकी के दूसरे सेगमेंट्स है वो यहाँ पे इसको कवर अप करते हुए नजर पड़ सकते हैं। एफएमसीजी जो लॉस है वो हमें इस टाइम पे करीबन 11 करोड़ का देखने को मिल सकता है, एज कंपेयर टू अगर जो पिछले साल की बात करी जाए तो वो करीब 25 करोड़ का था, यानी कि लॉस भी यहाँ पे आधा होता हुआ नजर आया। तो ओवरऑल नंबर से जो एक्सपेक्टेशन है वो पॉजिटिव ही नंबर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो पॉलीकैब की चर्चा होगी। हेवल्स भी है आपके पास? हेवल्स भी मेरे पास ही है, और हेवल्स के नंबर्स भी यहाँ पे हमें डिसेंट साइड में देखने को मिल सकते हैं। देखिए इस जो ये गर्मी आई थी ये काफ़ी ज़्यादा हमें परेशान करने वाली गर्मी थी। हमें तो परेशान करने वाली नहीं थी, लेकिन डेफिनेटली जो एसी मेकर्स हैं उनको परेशान करने वाली थी। इतनी गर्मी नॉर्थ के साइड में पड़ती हुई दिखाई नहीं दी थी, जिसके चलते जो रूम एसी का सेगमेंट है वहाँ पे एक बड़ा डेंट जो है वो लगता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी जो नंबर्स है वो हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिल सकते हैं। टॉप लाइन में 5% ग्रोथ की उम्मीद जताई जा रही है। इनफैक्ट जो कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है 13 से 15% एक्सपेक्टेशन है, और जो ऑपरेटिंग नंबर्स हैं वो भी यहाँ पे हमें उभरते हुए नजर आ रहे हैं। मार्जिन हो सकता है कि 9.5 से 11% के बीच में आते हुए दिखाई दे। रेवेन्यू अगर देखा जाए केबल वायर सेगमेंट का, स्विच गियर का, लाइटनिंग का, तो ये हमें 18 से लेकर 2% तक बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है रिस्पेक्टिवली। और साथ ही साथ जो आरएम प्राइजेस है उसने अच्छा खासा कंपनी की ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट किया है। जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो भी हमें रोबस्ट देखने को मिला है, और जो लॉयड की मैं बात कर रही थी वहां पे हालांकि एक डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन अगेन यहाँ पे भी सेम सिनेरियो है, बाकी के सेगमेंट ने इसे रैंप अप किया है। तो नंबर्स दोनों के डिसेंट है, डिसेंट रह सकते हैं नंबर्स दोनों के लिए। बहुत शुक्रिया कंचन, आशीष और यतिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और रिजल्ट्स कैसे रह सकते हैं उसकी तस्वीर बताने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं और मार्केट देखिए रेज हाइक पर 253 अंक ऊपर, निफ्टी 1% अप और बैंक निफ्टी
करीब करीब आप देखिए तो यहाँ पर भी शानदार रैली और कुछ अंक बस दूर शिखर से बैंक निफ्टी 630 अंकों की बढ़ोतरी। शानदार रैली मार्केट में वीरेंद्र जी, और हम डिस्कस करते सुबह 25,800 तक का जोन खुला है, लेकिन क्या किया जाए, कल फ्राइडे कैरी किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं यहाँ पे ट्रेडर्स? देखिए श्रेया, जिसके पास लॉन्ग होगा ना, आई मीन जो पोजिशनली लॉन्ग है, उसके पास पोटेंशियल बहुत है, उसके पास मेरे ख्याल से हिम्मत होगी इस वक्त लॉन्ग कैरी करने की। थोड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं आप, ऐसा भी कर सकते हैं, बट टेक्निकली जो ब्रेकआउट निफ्टी ने दिया है, अगर आपके पास 348 यानी आज का लो और पिछली 2 कैंडल्स का लो और ये हाई, श्रेया सिंपली एक है। मेरे ख्याल से अगर आप उसको भी छोड़ें और आप एटलीस्ट अगर रिस्क ले सकते हैं 431 तक का, 431 तक का, तो भी आप कैरी करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरी जो निगाहें हैं ना वो इस बात को लेकर हैं कि अब लार्ज कैप्स जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लुक एट HDFC बैंक, लुक एट रिलायंस, लुक एट ICICI बैंक। इट सिंपली सजेस्ट श्रेया कि एक तो FIs की शॉर्ट कवरिंग हो रही है इंडेक्स में, ये बड़ी चीज़ है, और दूसरी बात बाइंग भी है। लार्ज कैप में जब बाइंग हो ICICI बैंक और रिलायंस में और मोस्ट स्पेशली HDFC बैंक में, इसका मतलब ये है कि FIs की बाइंग आ रही है। तो इस चीज़ को ट्रस्ट करते हुए यू कैन होल्ड लॉन्ग एंड यू कैन कैरी लॉन्ग, बट एक बात याद रखिएगा, 430 380 तक का रिस्क निफ्टी में एनी टाइम इन्वॉल्व है, क्योंकि US में जो है ना श्रेया, वो जिन्हें कहते हैं ट्रंप, वो कब क्या कहते हैं किसी को कुछ नहीं मालूम। तो इसलिए कह रहा हूँ वो चीज़ का लिहाज करते हुए 380 410 इसका ख्याल रखिएगा श्रेया। बिल्कुल शानदार रैली, तो लॉन्ग जा सकते हैं आप। फिलहाल मार्केट में अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है और ऐसे में कमाई के मौके भी तलाश रहे हैं, तो BTST और STBT ट्रेड्स भी ले लेते हैं। रुचित जी बताइए क्या कैरी करेंगे? रुचित जी अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, दर्शक को सुनना है आपको। जी वेरी सॉरी। BTST में हिंडाल्को में खरीदारी करके जाने की सलाह रहेगी। वेल विद इन द मेटल स्पेस नो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक रहा है ये। जो भी छोटे मोटे डिक्लाइंस आए 20 डे में भी स्टॉक ब्रेक नहीं कर पा रहा है, सो आई थिंक ये क्लियर साइंस है स्ट्रेंथ के। सो हिंडाल्को करंट लेवल्स पे खरीदारी करे, 767 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और 800 के टारगेट स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए रिलायंस लेके जाएंगे वीरेंद्र जी। स्टॉक ने शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे एक ब्रेकआउट दिया है, तो रिलायंस के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 1389 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 1420 1420 के टारगेट सेट करना है। ओके, रिलायंस आज पसंदीदा स्टॉक बना हुआ है, डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर। बताइए अमित सेठ जी क्या कैरी करेंगे फ्राइडे के लिए? जी शेयर जी, मैं ICICI बैंक लेके जाऊंगा। यहाँ पे काफी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम देख रहे हैं। 2-3 दिनों से इसमें मेरा बाय कॉल रेगुलरली रहा भी है। इसे बाय करें फॉर BTST 1404 स्टॉप लॉस रहेगा एंड 1450 के टारगेट्स रहेंगे ICICI बैंक में। ओके, ICICI बैंक पे प्रकाश सर आपके कैरी करेंगे? मेरा स्टॉक वही रहेगा, मेरा पोर्टफोलियो स्टॉक HDFC बैंक। अब की बार 1000 था लेकिन 3 रुपए से बच गया, 3-3.5 रुपए से, लेकिन ऑल टाइम हाई है 1018। पे इस अब की बार एक न्यू हाई बन जाएगा। हो सकता है मुहूर्त के दिन बने या कब बने, लेकिन अपसाइड ऑन है, 1-2 दिन ले जा सकते हैं HDFC बैंक। HDFC बैंक ये भी शिखर पर अच्छी रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में। अरुण कुमार मंत्री जी आप क्या कैरी कर रहे हैं? श्रेया जी अगेन FMCG स्पेस से ही रहेगा, तो मैरिको को खरीदारी की सलाह रहेगी। 725 के आसपास खरीदें, स्टॉप लॉस 716 का लगाएं। मुझे लग रहा है 743 तक ये स्टॉक जा सकता है, तो मैरिको को BTST के तौर पर लेके जा सकते हैं। ओके, मैरिको को आप कैरी कर सकते हैं। सौमिल आपका फाइनली ट्रेड क्या रहेगा? मेरा ट्रेड होगा ब्लू स्टार पर। ब्लू स्टार में 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर कुछ समय से कंसोलिडेशन हो रहा है। ये कंटिन्यू रहेगा। मीडियम टर्म में ऑलरेडी ट्रेंड अप है, तो यहाँ पे जो ट्रेंड होगी वो कंटिन्यू करेगा और रिज्यूम करेगा ऊपर की तरफ। 2040 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 1912 और टारगेट होगा 2040। ओके, ब्लू स्टार कंज्यूमर स्पेस में अच्छी रैली 1956 पर कर रहा है कारोबार। वर्लपूल में भी आज एक बार वर्लपूल का भी चार्ट रखेंगे स्क्रीन पे। वर्लपूल भी शानदार रैली के साथ पूरे इंट्राडे में आज ये अपरा। सोमिल जी वर्लपूल 4.5% अब 1240 पर, ये कैसा लग रहा है?
इन द शॉर्ट टर्म यस डेफिनेटली इसमें स्पार्क है और यहाँ से मुझे लगता है कि 200 डेली मूविंग एवरेज तक ये बाउंस कंटिन्यू कर सकता है, दैट इज 1356 ये टारगेट रहेगा इन द वेरी शॉर्ट टर्म। लेकिन इन द मीडियम टर्म आउटलुक वीकली और मंथली चार्ट्स पे लो टॉप लो बॉटम फॉर्मेशंस है, सो इसे मंथली के लिए और पोजिशनल के लिए इसे अभी नहीं खरीद सकते। 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर थोड़ा आए, वहां पे कंसोलिडेट हो, फिर इसे एक पोजिशनल ट्रेड की तरह ले सकते हैं। लेकिन द वेरी शॉर्ट टर्म 1350 के आसपास का टारगेट और नीचे में जो स्टॉप लॉस रखेंगे वो 1150 के आसपास का स्टॉप लॉस। शॉर्ट टर्म के लिहाज से 13-15 के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं और पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा वेट एंड वॉच। चलिए अब डिफेंस स्पेस की बात कर लेते हैं। डिफेंस सेक्टर के लिए कल का दिन काफ़ी अहम है। क्यों? तेजस एयरक्राफ्ट का सबसे एडवांस वर्जन मार्क 1A की तीसरी असेंबली लाइन से बनकर तैयार होने वाले पहले एयरक्राफ्ट को कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रोल आउट करेंगे और ये हैल के नासिक प्लांट में बनने वाला पहला मार्क 1A एयरक्राफ्ट होगा। और नासिक प्लांट से आप देखें तो मार्क 1A एयरक्राफ्ट की असेंबली लाइन का जायजा लिया हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय ने, आप भी देखिए। इस वक्त हम खड़े हैं HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक प्लांट में। ये नासिक प्लांट की ये असेंबली लाइन है। ये जो असेंबली लाइन है इसकी खासियत ये है कि यहाँ पर ये जो मेरे पीछे आपको एयरक्राफ्ट दिख रहा है, ये एयरक्राफ्ट पहली बार यहाँ बनकर तैयार हो रहा है। इस एयरक्राफ्ट की खासियत ये है कि ये तेजस एयरक्राफ्ट का सबसे एडवांस वर्जन है जिसको मार्क 1A कहते हैं। ये मार्क 1A जो है ये सबसे एडवांस वर्जन माना जाता है और उसका पहले से प्रोडक्शन बेंगलुरु में हो रहा था, लेकिन बेंगलुरु में 2 प्रोडक्शन लाइन थी। अब यहाँ पे एक अलग से प्रोडक्शन लाइन नासिक में शुरू की गई है और इस बेंगलुरु में 16 ऐसे एयरक्राफ्ट बनाने की सालाना उत्पादन क्षमता थी। नासिक में 8 ऐसे एयरक्राफ्ट सालाना बनाने की क्षमता होगी, यानी HAL की कुल उत्पादन क्षमता बढ़ करके 24 ऐसे मार्क 1A की हो जाएगी। यानी हर साल HAL अब 24 मार्क 1A एयरक्राफ्ट बना सकेगा और इस नासिक के प्रोडक्शन लाइन से बनने वाले पहले मार्क 1A फ्लाइट का रोल आउट या फिर कहें कि उड़ान कल रक्षा मंत्री के सामने किया जाएगा। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहाँ पर आ रहे हैं और इसकी खास बात बता दूं कि इसके साथ ही HAL जो है, HAL के पास जितने भी ऑर्डर हैं अब तक कुल 180 मार्क 1A का ऑर्डर आ चुका है। अब इस प्रोडक्शन लाइन के शुरू होने के बाद, असेंबली लाइंस के शुरू होने के बाद HAL अपने ऑर्डर को समय पर पूरा कर सकेगा, इस बात की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। इस नए प्रोडक्शन लाइन को लगाने में HAL ने करीब 150 करोड़ रुपए का यहाँ पे निवेश किया था और खास बात यह है ये जो मार्क 1A एयरक्राफ्ट है ये कई मायनों में काफी ज्यादा एडवांस है। यहाँ पे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरियल है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है, इसका रेंज काफ़ी ज़्यादा है और कई मायनों में कहें तो ये दुश्मनों को छक्के छुड़ाने वाले एयरक्राफ्ट माना जाता है और इंडियन एयरफोर्स इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और यही वो एयरक्राफ्ट है जिसमें GE से आने वाले इंजन लगाए जाएंगे और GE से अब तक 4 इंजन आ चुके हैं, बाकी इंजन आएंगे तो जैसे जैसे एयरक्राफ्ट बनता जाएगा उस इंजन को इसमें लगाया जाएगा और फिर यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की ताकत और पूरे डिफेंस की भारत की ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लक्ष्मण रॉय, नासिक। शुक्रिया लक्ष्मण जी। और श्रेया, कल मैं और लक्ष्मण जी जब इस टाइम बात कर रहे थे बैठ के तो लक्ष्मण जी कहते मैं जा रहा हूँ नासिक। मैंने कहा सर आपको मिलेगी क्या एक टेस्ट फ्लाइट? कह रहे नहीं खैर वो तो खैर मजाक की बात थी बट मैंने इसे एक बार उड़ते हुए देखा है, टेक ऑफ करते हुए देखा है तेजस को। मेरे ख्याल से 2016 की बात है, गोवा एयरपोर्ट से उसका नेवल वर्जन था, वहाँ पिट बनाई हुई थी। 2 एयरक्राफ्ट को, एक इसको और एक कभी मौका मिले ना तो C-17 ग्लोब मास्टर का टेक ऑफ या लैंडिंग देखिएगा, अद्भुत होती है, अद्भुत। C-17 ग्लोब मास्टर भारी मालवाहक जहाज है वो इंडियन एयरफोर्स का और बागडोगरा एयरपोर्ट में उसकी लैंडिंग देखी थी, गजब होती है। खैर चलिए अभी काम करते हैं, मार्केट ब्रेथ है। बिल्कुल नहीं, मैं कह रही थी बागडोगरा एयरपोर्ट भी अच्छा है। अरे वो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। चलिए अभी काम करते हैं, बढ़ते हैं क्लोज की तरफ। ब्रेथ दिखाते हैं आपको और ब्रेथ में आपकी स्क्रीन पे ब्रेथ आपको आज बहुत शानदार नजर आएगी और इसमें कोई राय नहीं है कि एडवांस डिक्लाइन और मतलब लॉन्ग शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग के स्टेट्स कंप्लीटली इन फेवर ऑफ लॉन्ग्स। एक और चीज़ हुई आज पिछले आपने 3 दिन से देखा था कि मैं देख रहा था कि 90 शॉर्ट्स, आज वो कवरिंग भी बहुत थी। लुक एट शॉर्ट कवर 40, 98 में लॉन्ग, 59 में शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग 17 में हुई।
आगे आते हैं, देखिए कि एक एक करके स्लाइड्स। टॉप गेनर कौन से रहे, मतलब लॉन्ग साइड पे सैंट, नेस्ले, पोस्ट नंबर्स, वरुण बेवरेजेस, सोना BLW रिवर्सल, गोदरेज प्रॉपर्टीज रिवर्सल, और सैंट में आज शॉर्ट कवर था। उसके बाद फ्रेश बैंक नजर आई, उसके बाद ओबरा रियल्टी टॉप गेनर, कोलगेट, ब्लू स्टार, जेएसपी, रेड स्पिट्स, यहाँ पे अच्छा खासा मूव था। और उसके बाद लेके आइए जरा प्लीज़ एक बार आप शॉर्ट कवरिंग के स्टैट्स के इंडस्ट्रीज। इसमें कल के कोलैप्स के बाद अगर आप देखें तो आज, मतलब कल के मूव के बाद आज एक बार फिर से कोलैप्स था। कल लेटर हाफ में थोड़ा सा ट्रिम हुआ था, लेकिन आज कंप्लीट कोलैप्स पोस्ट आई थिंक इसमें मिड सेशन और शॉर्टिंग शुरू हुई। मैक्स फाइनेंशियल्स, एटर्नल पोस्ट नंबर्स कोलैप्स हुआ जब वो आई थिंक इन्वेंट्री कैलकुलेशंस का जो फैक्टर बाहर आया उसके बाद, लेकिन इसने स्टॉक ने पोस्ट नंबर से ऑल टाइम हाई छुआ। और HDFC लाइफ, MCX ये काउंटर्स भी आज थोड़ा बैकफुट पे थे, शॉर्ट बिल्डअप हुआ यहाँ पे। श्रेया बिल्कुल थी कुछ काउंटर्स में ये सारे अपडेट और शानदार क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ते हुए 25,553 के लेवल पर निफ्टी बस अब 2.5 मिनट है क्लोज होने में। और बैंक निफ्टी देखिए, और क्लियरली जिस तरीके से आज रिजल्ट के बलबूते भागा है काउंटर्स, आप नेस्ले इंडिया को देख के FMCG पैक ही पूरा फोकस में था और शानदार रैली के साथ पूरा FMCG पैक। निफ्टी बैंक अब कुछ अंक दूर शिखर से, FMCG पैक भी रखिएगा स्क्रीन पर। साथ ही ऑटो स्पेस में बाइंग थी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, रियल्टी ने साथ दिया, प्राइवेट बैंक्स ने इनफैक्ट आज के सत्र में साथ दिया। और मैक्सिमम स्टॉक्स अगर आप देखें तो डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ और क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। तो शानदार आज का सेशन रहा और बिग वॉल पे अच्छी तरीके से समझते हैं कि क्लोजिंग कैसी रही, साथ ही कौन से सेक्टर्स ने और कौन से काउंटर्स ने पूरा साथ निभाया है। वीरेंद्र जी से ओवर टू यू। जी श्रेया, बेहद शानदार क्लोज की तरफ बढ़ते हुए और करीब के 25,571 यानी पोस्ट समझिएगा कि जून 2025 जब इमीडिएटली पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर मार्केट पर रिकवरी आई थी, हमने जो एक स्विंग हाई लगाया था, अभी तो वो नहीं कटा है बट हम उस ट्रेजेक्टरी में चले गए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो वेल इन फेवर ऑफ बुल्स। आपकी स्क्रीन पे मिड कैप में अच्छी बाहर थी, 0.5% ऊपर। बाकी अगर आप देखें IT में 1.5% मूव, बट दिस मूव वाज कंप्लीटली कैप्चर्ड बाय FMCG, बैंक्स, मिड कैप, IT, रियलिटी, ये पूरी टीम थी। लेकिन बाकी सब जो गुंजाइश थी वो नेस्ले ने पूरी कर दी। और रिलायंस टुवर्ड्स एंड, मतलब जब सेशन का अंतिम दौर था, ऑलमोस्ट जो वो फैक्ट में आपसे कह रहा था ना कि स्ट्राइकिंग 1400 कॉल आइटर्स जोन अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, रिलायंस ने वो काम पूरा किया। FMCG इंडेक्स, रियलिटी, ऑटो इंडेक्स 350 अंक ऊपर रहा। उसके बाद फाइनेंशियल्स में अगर आप देखें तो अच्छा मूव था। फाइनेंशियल्स सबसे स्ट्रॉन्ग पॉकेट, निफ्टी बैंक, निफ्टी मेटल इंडेक्स, इन सभी काउंटर्स में काफ़ी अच्छा खासा मूव रहा। फिर आइए आप आज के जो ड्रैगर्स थे थोड़ा सा उनको भी देखते हैं। थे क्या? नहीं, आज तो सारे गेनर्स हैं। FMCG में स्ट्रेंथ थी, ड्रैगर्स में निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स ये थोड़ा बैकफुट पे रह गया, बट ऐसा नहीं है। अगर आप SBI को देखें एक बार प्लीज़, SBI को देखते हैं। SBI एट 886, यस टुवर्ड्स क्लोज थोड़ी सी अनवाइंडिंग थी यहाँ पर, मेरे ख्याल से 2 बजे के बाद यहाँ पे प्रेशर शुरू हुआ। अदरवाइज SBI ने भी आज यकीन मानिए 22 जुलाई 2024 के बाद अब तक की अपनी सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी देखी, बट उसके बाद थोड़ा सा कोलैप्स। देखिए प्रॉफिट टेकिंग भी हल्की सी कुछ काउंटर्स में नज़र आई। और लेकिन स्टॉक ऑफ द डे अगर आप अर्निंग्स के लिहाज से देखें तो दैट्स नेस्ले, इट्स 1286। नेस्ले ने अपने साथ साथ पूरे सेक्टर के सेंटिमेंट्स को ड्राइव किया। 1285 पे क्लोज हुआ। पोस्ट 15 अक्टूबर 2024 माफ कीजिएगा, ये अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ क्लोज और इसने अपने साथ पूरे सेक्टर को ड्राइव किया। शानदार क्लोज 25,566। अगर आप डे हाई से कंपेयर करें, यस ये करीब 35 और लगभग 25, आप समझिए करीब 60 अंक नीचे है, बट स्टिल कहते हैं ना श्रेया, जब ऑल टाइम हाई नज़दीक होता है या फिर प्रीवियस हाई जब नज़दीक होता है तो थोड़ी घबराहट होती है। निफ्टी बैंक में यकीनन नजर आई है ना। बिल्कुल सही कही आपने बात। एक काम करते हैं, अब कुछ काम कल के लिए भी छोड़ देते हैं। कल शुक्रवार और दीपावली से पहले हफ्ते का कल का आखिरी सेशन। कल हमारा वेशभूषा जो है वो थोड़ी चेंज होगी। श्रेया, चेंज होगी कि नहीं होगी, है ना? हाँ बिल्कुल चेंज होगी। आज आपने तो आज ही चेंज कर लिया था सर, हमारा कल होगा ढंग से। मैं ये सोच रहा था कि एक्चुअली क्या होता है ना, शायद मेरी ना हफ्ते में एक बंडी तैयार होती है तो वो कहीं ना कहीं तो पहननी होती है ना, वो मैंने आज उसका इस्तेमाल कर लिया। खैर चलिए, आज काफ़ी खुशनुमा दिन है। निफ्टी स्ट्रॉन्ग क्लोज, निफ्टी बैंक का बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज। कल सुबह फिर श्रेया, मैं, आशीष सभी फैक्ट्स, फिगर्स, ग्लोबल सेंटीमेंट, संकेत सब कुछ लेकर आपके साथ हाजिर होंगे। मुलाकात होगी मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी भी। तब तक के लिए नमस्कार।